मत जीतें, लोगों के दिल जीतें। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, है ना, ये हो जाता है। आने वाले दिनों में लेट्स होप कि नई कंपनीज के जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहते हैं वो बढ़ेंगी। हम फिक्स 9 बजे रात को सो जाते हैं क्योंकि 8 घंटे की नींद हमें पूरी करनी होती है। बाय द वे, ये शौक कैसे पैदा हुआ था कि मैंने पहाड़ पे चढ़ना? I was 10 years of age when I went to Gilgit-Baltistan. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ हैं सहरी ज़ुहैब। जी बिल्कुल जनाब, हफ्ते का आगाज है, पहला दिन है। मंडे वैसे आमतौर पर लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जो एक होता है ना कंफर्ट जोन, आराम सुकून, उससे निकलकर काम पर आना पड़ता है। तो लोग कोशिश करते हैं किसी तरीके से, शायद कोई पब्लिक हॉलिडे होती तो सुकून से सोए रहते, और सर्दियों में उठना तो वैसे बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं सर्दी में बिस्तर को छोड़ते हुए मर जाते हैं, वो हालत हो जाती है। लेकिन आज कोट ऑफ द डे से आगाज करते हैं। खुशगवार और मुतमईन जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो लोगों से मत जीतें, लोगों के दिल जीतें, लोगों पर ना हंसें, लोगों के साथ हंसे। बिल्कुल जनाब, और ये हम लोगों को ना आदत हो गई है, किसी और का अगर कोई मजाक बन रहा हो तो हम बड़ा खुश होते हैं, हम रिकॉर्ड लगाते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। तो यार ऐसे नहीं करना चाहिए ना। ये अगर तो वो भी हंस रहा है तो फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर उस बेचारे की कुछ जगहसाई हो रही है तो फिर नहीं होना चाहिए। और फिर जीतने वाला जो पहला जुमला है वो बड़ा जरूरी है कि लोगों से ना जीतें। हम अमूमन बात जब बहस कर रहे होते हैं तो बहस बहुत अच्छी चीज़ है, बहस व मुबासा होना चाहिए, मकालमा होना चाहिए। लेकिन अगर बहस को इस तनाजुर में रखा है कि हम सीखने की बजाय, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, फतह याब होंगे, जीतेंगे, तो मेरा ख्याल है इसके बाद फिर दूरियां ही हो सकती हैं। बिल्कुल, वो ये अच्छी बात नहीं है। गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए जिसमें से दोनों को कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, जो कि ना इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, बजाय इसके के अंदर मकसद कुछ और हो। खैर, अब हमें शामिल करनी है बड़ी खबर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का अहम पड़ाव। सिपह सालार का बतौर आर्मी चीफ पहला दौरा अमरीका, आला हुक्काम से मुलाकातें तय, मौजूदा मुआशी और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में अहम तरीन दौरा है। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के 5 साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला आज सुनाएगा। कश्मीरियों को इंसाफ की उम्मीद कम और खदशात ज्यादा हैं। न्यूजीलैंड में खवातीन क्रिकेटर्स के बाद अंडर 19 क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी। एशिया कप में भारत को हार का मजा चखा दिया। यंग हीरोज की कारकर्दगी पर फैंस वाह वाह कर रहे हैं। और कराची में 15 दिसंबर से सर्द हवाओं की एंट्री की पेशगोई। सर्दी में इजाफे के साथ खुश्की की शिकायत। लोग बदलते मौसम में खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ये हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में बात करेंगे। वैसे कराची का जो मौसम है ना जनाब, इसका कोई एतबार नहीं है। इसके बारे में बंदा कुछ नहीं कह सकता। कभी कहते हैं जनाब 6 जनवरी को शुरू हो जाएंगी, कभी दिसंबर की 6 तारीख से शुरू हो रही थी सर्द हवाएं। सर्दी असल में कराची के प्रॉपर्ली आती ही नहीं है यहाँ पे। सैरिश, कराची के मौसम का एतबार इसलिए नहीं है कि हमारे पास सर्दी भी इंपोर्टेड है ना। कोयटा में अगर बर्फबारी होगी तो हवाएं चलेंगी तो कराची ठंडा हो जाएगा। अगर वहां नहीं कुछ होगा तो हम तो फिर बरहोने में गर्मी पूरा साल रहती है तकरीबन। ये 2 महीने होते हैं सर्दी के, उसमें भी बेचारी सर्दी रुक रुक के आती है, लेकिन वो जोबन नहीं होता जो हम लाहौर में या केपी साइड पे देखते हैं या उधर। मौसम का अपना अपना, लेकिन मोतदिल मौसम कहा जाता है कराची में। गर्मी भी आपने वो नहीं देखी है फिर कराची में जो हम पंजाब में गर्मी महसूस करते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे ट्रेंड्स की जो एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान बामुकाबला भारत ट्रेंड जो हो रहा है, क्योंकि अंडर 19 एशिया कप में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम की। हज़ारों सार्फिन ने कौमी टीम को ढेरों मुबारकबाद दी है और खुशी का इजहार किया है। बिल्कुल, वो जो हम लोगों ने ये वर्ल्ड कप में सुना था ना, नहीं जी नहीं, हमारे तो खिलाड़ी, वो मुकाबला ही नहीं है जी, वो मुकाबला ही नहीं है, वो प्लेयर्स हैं, वो टीम है। ऐसा नहीं है, खिलाड़ी हमारे पास भी हैं और जाहिर है वो कहते हैं ना एवरी डे इज नॉट अ गुड डे। तो ये हो सकता है कि उस तरह से हम लोग नहीं खेल पेश कर सके, लेकिन टैलेंट की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। और अंडर 19 में जब सैरिश कल का मैच था, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को दोनों
साइड्स में, चाहे वो पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग की 259 पर रोक दिया और उसके बाद फिर आसानी से 47वें ओवर में पाकिस्तान ने स्कोर पूरा किया। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बड़े लड़कों ने नहीं कारकर्दगी दिखाई, छोटे लड़कों ने दिखा दी है। तो छोटे बच्चे कामयाब हो गए। दूसरा ट्रेंड है हैशटैग कराची वाइट्स। ये ट्रेंड कर रहा है कराची में खेले जाने वाले नेशनल T20 कप के फाइनल में कराची वाइट्स ने एबटाबाद को 9 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया है। और इस मैच के बाद कराची वाइट्स की पूरी टीम ने कप्तान असद शफीक को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। और इस ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं तो मुदस्सिर असद शफीक ने आई थिंक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले ली है। जी बिल्कुल, और अब वो कराची वाइट्स को कप्तान थे और कामयाबी समेटी है उन्होंने ज़बरदस्त। और कराची वाइट्स लग रहा था टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा फॉर्म करता हुआ, पहले क्वार्टर फाइनल में सेमीफाइनल में जब पहुंचे तो मुझे लगा कि अच्छी एक टीम नजर आएगी। लगे होंगे कराची और फिर कराची में कराची वालों ने जो जीता है ना उससे ज्यादा थोड़ा बिल्कुल वो होम टाउन है ना उनका। अच्छा, ये समझ लीजिए कि एक छोटा PSL हो गया है और बड़े PSL की जानिब ये तैयारी है। अच्छा, अब हम उस दौरे की बात करने जा रहे हैं नाजरीन, जो कि बहुत अहम दौरा है क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कुछ डिस्कस होगा इस दौरे में क्योंकि हमारे जो सिपा सालार हैं उनका ये पहला दौरा है जो कि वो अमेरिका गए हैं। इससे पहले उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी सेक्रेटरी दिफा से पिछले दिनों अक्टूबर में। इससे पहले भी मतलब आपस में राब्ते तो रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर जो ऑफिशियल दौरा होता है जो कि अमेरिका की दावत पर है उस पर हमारे आर्मी चीफ आज रवाना हो गए हैं। और इससे पहले गुज़श्ता माह के अवाखिर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कुवैत का दौरा किया था। खलीजी रियासत के सरकारी दौरे के दौरान वली अहद शेख मशल अल जाबिर अल सबा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, और कुवैत से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और इससे पहले चीन का दौरा भी कर चुके हैं। दौरे के दौरान अमरीकी हुकाम ने दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बहुत सारी मुलाकातें रही हैं, ताल्लुकात जो कुछ रुक गए थे वो बहाल हुए। उसके बाद अब ये बड़ा अहम दौरा है, इस पर देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं क्योंकि जो ऑफिशियली ISPR की तरफ से आएगा उसी से मालूम होगा कि वहाँ पर क्या पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को लेके। अब इस पे हम मजीद बात करेंगे कि ये दौरा कितना अहम है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी अहम खबर है और वो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत के खात्मे के हवाले से कश्मीरी जमातों की जानिब से दायर अपीलों पर फैसला आज सुनाएगी। 5 अगस्त 2019 को भारत में बरसरे इक़्तिदार बीजेपी ने गैर कानूनी हथकंडे अपनाते हुए आर्टिकल 370 के खात्मे का ऐलान किया था, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर को नीम खुद मुख्तार हैसियत और खुसूसी इख्तियारात हासिल थी। मोदी हुकूमत के इस फैसले के बाद भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सियासी जमातों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस साल अगस्त और सितंबर के दौरान भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने हंगामी बुनियादों पर समातों के बाद फैसला महफूज किया था। तो ये सारी बड़ा अहम फैसला होगा और इसी पर मुदस्सिर देख रहे हैं हम कि जाहिर है एक राय है और लोग इस हवाले से बात भी करते आए और होना भी कुछ इस तरीके से चाहिए कि भाई वहाँ के लोगों की एक अपना हक है, उनका हक खुद इरादियत उनके पास है, उसको वो वेटेज मिलना चाहिए। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अपने ही जो आर्टिकल बनाया, भारत के अपने ही आइन के तहत जो कश्मीर को एक आइनी हैसियत हासिल थी उसको ही ख़त्म किया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुमकिना फैसला क्या होगा और इस पर हुर्रियत पसंद कश्मीरियों का रद्द-ए-अमल क्या आने वाला है, इसका अंदाज़ा मोदी सरकार के हालिया इक़दामात से बखूबी लगाया जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने फैसला आने से कबल ही मकबूजा वादी में दफ़ा 144 ये तो आपको पता है, ये तो हमेशा से ही एक मोदी सरकार का ये हथकंडा रहा है कि जब उनको कुछ हालात इस किस्म के लगते हैं तो वो फौरी तौर पर पहले वहाँ पे या तो फौजें भेज देते हैं या दफ़ा 144 लगा देते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये केस जिसका आज ये फैसला सुनाया जाना है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें इसके 2 पहलू हैं। ऑब्वियसली एक कानूनी पहलू है और एक सियासी पहलू है। मुख्तसरन दोनों का हम जायजा ले लेते हैं। जहां तक कानूनी पहलू है तो आप जानती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत जो कश्मीर है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है
और अक़वाम मुत्तहिदा की मुताद्दिद सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें इसको एक मुतनाज़ा इलाका समझती हैं। तो ये आलमी कानून के हवाले से तो ये सूरत हाल है। और इन्हीं कवानीन के तहत जब भारत का आइन तश्कील दिया गया तो इसको एक खुसूसी स्टेटस इसी वजह से दिया गया क्योंकि ये आलमी कवानीन की रिक्वायरमेंट थी और ताकि वो इसकी जुदागाना हैसियत को बरकरार रखें फौजी तसल्लुत के बावजूद। लेकिन अब जब 370 के हवाले से जो 5 अगस्त 2019 को इक़दामात भारत ने उठाए उनका सरीहन मकसद यही है कि बतदरीज सियासी एतबार से इस मकबूजा कश्मीर का भारत की रियासत के अंदर इंज़िमाम कर लिया जाए। तो ये जो मामला है अब इसको सियासी एतबार से वो उठाने की कोशिश की। अब चूंकि कई जमातों ने और लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जिसके ऊपर काफी दिन तक ये मुकदमा चला और अब ये सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच भारत में इसकी समाअत कर रहा था उसने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि जो कश्मीर की यानी कि फैसला साज असम्बली है जिसको 1957 में भारत ने खत्म कर दिया था, डिसॉल्व कर दिया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय पार्लियामेंट को आइन के मुताबिक ये इख्तियार हासिल है कि वो आर्टिकल 370 का खात्मा कर सके। तो असल जो आज जजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता होगा वो यही होगा कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है वो ये देखे कि क्या पार्लियामान जो है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अपने आइन के तहत ये इख्तियार रखती है कि वो कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की जुदागाना हैसियत को ख़त्म कर दे। तो अगर तो ऐसा है और अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता तो इससे ये साबित होगा कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है वो दरअसल आलमी कवानीन और भारतीय आइन के मुकाबले में सियासी मफादात को ज्यादा अहमियत दे रहा है। लेकिन अगर वो आलमी कवानीन और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल स्टेटस 370 के तहत मकबूजा कश्मीर को दिया गया है उसको तस्लीम करता है और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को रिजेक्ट करता है तो फिर इसका मतलब है कि भारत के कानूनी निज़ाम में अभी भी कुछ उम्मीद है कि सियासी और कानूनी एतबार से जो ये जद्दोजहद आज़ादी है वो जारी रखी जा सके और कश्मीर की जो जुदागाना हैसियत है आलमी कवानीन और भारत के आइन के मुताबिक। अच्छा शाह साहब, ये तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। उम्मीद तवक्को माजी में भी हमने ऐसे फैसलों के हवाले से देखा, कोई खातिर खा बेहतर नहीं है। चलें देखते हैं आज के फैसले को। लेकिन जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35 के बाद डेमोग्राफी चेंज कश्मीर के हवाले से की गई, वहाँ की आबादी का तनासुब बदलने की जो पूरी कोशिश है, इसके बाद सिचुएशन अगर तस्वाब राय की जानिब चला भी जाता है जिसकी उम्मीद नहीं है तो क्या सिचुएशन बन जाएगी? ये बहुत अहम सवाल आपका खुसूसन इस वजह से है कि जिस तरह मैंने कहा सियासी पहलू जो है बदकिस्मती से यूं नजर आता है कि शायद उसको इस फैसले में कानूनी और आईनी मामलात पे तरजीह दी जाएगी और इसी सियासी हिकमत अमली के तहत जिस तरह आपने हवाला दिया पिछले 4.5 साल के दौरान एक मुनज़्ज़म अंदाज में भारत ने तकरीबन 40 लाख से ज्यादा गैर कश्मीरियों को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए हैं उसका बुनियादी मकसद ही वहाँ पे आबादी के तनासुब और वहाँ की जो जुदागाना हैसियत है उसको तब्दील करना है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम मामलात हैं, लेकिन जो कश्मीरी हुर्रियत तहरीक है, जो वहाँ की आज़ादी की तहरीक है और जो कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत है, मैं नहीं समझता कि इस तरह के इक़दामात से उसको या तो कंफ्यूज किया जा सकता है, मिसगाइड किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। तो अभी शाह साहब ऐसा मुमकिन है कि अदालत की जानिब से कुछ इस तरह का हुक्म दे दिया जाए कि जो आईनी हैसियत है रियासत की इस सारी सूरत हाल के अंदर के 370 का मसला अलग कर दिया जाए और ये हुक्म दे दिया जाए कि वहां पर जो मामलात पहले थे उनको वैसे ही बहाल कर दिया जाए? देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट भारत का
5 अगस्त 2019 के फैसले की तौसीक नहीं करता और उसको आइन और आलमी कवानीन की जो भारत की कमिटमेंट्स हैं उसकी वायलेशन करार देता है, तो फिर तो यूं लगता है कि मतलब उम्मीद हो की जा सकती है। लेकिन चूंकि जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि पिछले 4.5 साल में भारत ने न सिर्फ इस तनाज़े बल्कि वहाँ के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, खुसूसन वहाँ की जो आबादी का तनासुब है उसको तब्दील करने की जो मुसलसल कोशिशें की हैं, उससे ये नजर आता है कि उसके जरिए इस एक हकमत अमली के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ऑप्शंस और उसके फैसले पे भी असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक मुल्क जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, आइन और कानून का अलमबारदार कहता है, क्या उसका सुप्रीम कोर्ट अपने सियासी मफादात और मकासद से बालातर होके आलमी कवानीन और अब भारतीय आइन की पासदारी करता है? शाह साहब जो आप बात कर रहे हैं आलमी कवानीन के हवाले से, अगर फर्ज करें आज फैसला हक में नहीं आता कश्मीरियों के, तो क्या इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आलमी कवानीन की सबसे मोतबर और मौसर जो फोरम है वो बजाते खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की चूंकि एक 10-11 से ज्यादा करारदादें कश्मीर की एक मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम करती हैं, तो सबसे जो मौसर फोरम है वो अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल का इदारा है। और ऑब्वियसली अगर उसकी रेजोल्यूशंस की वायलेशन होती है और कोई मुल्क ऐसी कानून साजी करता है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से मुतसादिम है, तो यकीनन मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ फोरम्स पे सिफारती और कानूनी सतह पे इसके खिलाफ बिल्कुल शाह साहब। और दूसरा ये चीज़ भी बड़ी अजीब है ना कि आपने कश्मीरियों की राय का एहतराम तो खैर बिल्कुल ही उसको इग्नोर किया गया और यकतरफा तौर पर पार्लियामान की तरफ से जनाब एक फैसला आ गया और वहाँ पर सारे निज़ाम को चेंज करने की वो भी अपने सियासी मकासद के लिए कोशिश की गई है। खैर देखते हैं आज फैसला क्या आता है। मैं चाहूँगी थोड़ी सी आपकी राय हमें चाहिए। आर्मी चीफ जिनका आज पहला दौरा था अमेरिका का बतौर सिपह सालार, उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? जाहिर है यही कहा जा रहा है कि बहुत सारी मुलाकातें होनी हैं और बड़ी ये इस वक्त ख़ास तौर पर इस वक्त टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग को लेके, कैसे देख रहे हैं आप? जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहमियत रखता है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का पहला दौरा 3 एतबार से। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको याद होगा कि 2022 के अवाइल में एक गैर मुहतात और गैर जिम्मेदाराना जो बयानिया मुरतब करने की कोशिश की गई कि जनाब ये अमरीकी साजिश है जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में तब्दीली चाहती है, तो उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की, कशीदा करने की जो कोशिशें हैं, इस दौरे से ये बात साबित होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम बनाई जा चुकी हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब चूंकि आलमी और खित्ते के हवाले से बहुत से ऐसे अवामिल और डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं जिसके तहत मैं समझता हूँ पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी का एक नया दौर जो है उसकी उम्मीदें जन्म ले रही हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं तवक्को करता हूँ तकरीबन 7-8 ऐसे अहम उमूर हैं जिसपे आर्मी चीफ के मौजूदा दौरे अमेरिका में हाई लेवल पर बातचीत होने की तवक्को है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप जानती हैं कि जो अमेरिका की एशिया पैसिफिक में इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से पाकिस्तान को कुछ तशवीश है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन मीटिंग्स में जो पाकिस्तान की तशवीश है उसको भी अमरीकी इंटरलॉक्यूटर से मीटिंग्स के दौरान उठाया जाएगा। और जो दूसरा मामला सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अमेरिका को याद दहानी कराई जाएगी कि जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती के लिए ज़रूरी है कि ताकत का जो तवाजुन है और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी यानी कि तस्वीराती तवाजुन जो है उसको भी बरकरार रखा जाए।
और भारत को इतनी ज्यादा एडवांस्ड हाईटेक वेपन सिस्टम्स ना दिए जाएं जिससे कि ताकत के तवाज़ुन पे असर पड़े और अमन को कोई नुकसानात लाहिक हों। इसके अलावा मैं समझता हूँ ये एक अहम मौका है आर्मी चीफ के लिए कि अमेरिका की जो तशवीश है पाक चीन दोस्ती के हवाले से उसको भी ज़ायल किया जाए और उनको बताया जाए कि पाक चीन दोस्ती अमन खुशहाली और तरक्की के सफर का एक रिश्ता है, ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ दुश्मनी पर मबनी नहीं है। और जो चौथा अहम मामला है वो अफगानिस्तान में आप जानते हैं कि रिसेंटली दोबारा से दहशतगर्दी ने सर उठाया है, तो उस हवाले से भी मुस्तकबिल में इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म की डोमेन में कोऑपरेशन के ऊपर बातचीत सारे पहलू हैं जिन पर बात होना के हवाले से बड़ा ये तसव्वुर होगा। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जी अभी हमें एक वक्फा लेना, वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने पहचान लिया होगा, डॉक्टर काशिफ डर्मेटोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाइस इंट्रोडक्शन और थैंक यू सो मच फॉर आप दुनिया बोल है का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई लव इट। वो उन्होंने पहले ही मैचिंग कर लिया ना मेरे साथ। वो लग रहा है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, है ना, ये हो जाता है। मेरा ख्याल है आज आप पैंक करें, मैं अच्छा जी, अब बात ये जनाब कि सर्दी जो है ना वो 15 दिसंबर से आ रही है कराची में। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि वैसे 6 को भी आ रही थी तो शायद को रुक गई, अब वाकई आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 रोज तक मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। सर्द मौसम में खुश्की की शिकायत आम हो जाती हैं और मुदस्सिर हमने इसका हल निकालना है। बिल्कुल इन शिकायत का हल मौजूद है और हल जो है वो हम जानेंगे डॉक्टर काशिफ से। और डॉक्टर साहब अभी से बाकायदा वो ड्राइनेस आ रही है, लेकिन जब मौसम सर्द हो जाता है तब कराची वाले नहीं पूरा पाकिस्तान जहां सर्दी आ चुकी है वो भी सुनना चाहते हैं, वो भी सुनना चाहते हैं। और बेसिकली आज मैं इसी हिसाब से आपके लिए बना के लाया हूँ। अच्छा। सबसे पहले सर्दियों की बीमारियां खासतौर पर जिल्द बार नाखून के हवाले से है। एक है कोल्ड अर्टिकेरिया। आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, कुछ लोगों को एलर्जी होती है कोल्ड वेदर से। जैसे ही वेदर ठंडा होता है उनकी स्किन ड्राई होती है, उनके चेहरे पे दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, अर्टिकेरियल पैचेस होने लगते हैं बॉडी पे। काफ़ी खुदा ना खास्ता ज़्यादा हो जाए तो आप उनको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है एंजियोएडेमा के लिहाज से। तो सबसे पहली चीज़ है कोल्ड अर्टिकेरिया। क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये एक एलर्जी टू द कोल्ड वेदर है। स्पेशली हम जो कराची में रहने वाले लोग हैं, हम लोग कोल्ड के इतने आदी नहीं है और ये ज़रा सा कोल्ड पड़ता है। और कराची में चूँकि डस्ट और पोल्यूशन ज़्यादा है, इसकी वजह से ये कराची में बहुत कॉमन है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग इसको नेचुरल समझते हैं कि भाई सर्दी आ गई, बच्चों के गाल लाल हो गए, उनको खारिश हो रही है। दैट्स नॉट नॉर्मल थिंग। वो एक्चुअली कोल्ड अर्टिकेरिया होता है। दूसरे पर आता है दाद, फंगल इन्फेक्शन। अच्छा। ये बहुत बढ़ जाता है क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। अच्छा, वैसे ये आज पहली बार उसका उर्दू भी जी उर्दू में इसलिए कहा कि हमारे सारे व्यूवर्स के लिए आसानी हो जाएगी। तो हमारा काम है व्यूवर्स को फैसिलिटेट करना। उसमें इंग्लिश में ही बताता रहूँगा। दांत को हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं और जो कि राउंड वर्म्स की तरह होते हैं। चूँकि हमारे सर्दियों में नहाना कुछ कम हो जाता है सर्दी की वजह से, ओवर क्राउडिंग भी है, थोड़ा सा अनहाइजीनिक कंडीशन तो बढ़ जाता है। चंबल जो कि एक्जिमा है ये भी बढ़ जाता है सर्दियों की, ड्राई स्किन हो जाती है। खारिश जिसको मैं कहूँगा कि एक तो ड्राई इचिंग होती है। अच्छा, खारिश के लिए मैं ब्लड टेस्ट ज़रूर कराता हूँ। अच्छा। अगर कोई बड़ी एज का पेशेंट आता है मैं ज़रूर शुगर लेवल्स चेक कराता हूँ। अच्छा। क्योंकि शुगर लेवल्स बढ़ जाता होता है सर्दियों में, ज़रा चटखारे बढ़ जाते हैं, कुछ खाने पीने का दिल चाहता है ज़्यादा। तो जो स्पेशली शुगर पेशेंट्स हमारे जो भाई बहन हैं उनका आई कांट ब्लेम देम, क्योंकि आपको डायबिटीज़ में ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा दिल चाहता है मीठा खाने का, तो कहीं ना कहीं चुक लेते हैं, कहीं ना कहीं आग बचा के खा लेते हैं, उसमें शुगर लेवल्स बढ़ने के चांसेस है। तो आप इसमें खारिश में हमें शुगर लेवल्स ज़रूर चेक कराने चाहिए कि इस वजह से तो नहीं। एक IgE ब्लड टेस्ट आता है वो भी मैं कराता हूँ साथ साथ। खुश्की, जो बालों की खुश्की जो कि आम ज़बान में डैंड्रफ कहते हैं जी, पिट्रासिस कैपिटस कहते हैं, ये बहुत बढ़ जाती है। एक्चुअली बालों की खुशबी क्या है, हमारे बालों का जो स्कैल्प है उस पर ड्राइनेस हो जाती है। बेसिकली वही वाली बात है कि आपका रूट कॉज है ड्राइनेस। ड्राइनेस की वजह से
क्या होता है कि उस पर छिलके आने लगते हैं और वो डैंड्रफ बन जाता है। गर्म पानी से नहाते हैं इसलिए खुश्की हो जाती है। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ये भी ख्याल रखिए। आई नो सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन नीम गर्म रखें और स्पेशली बालों को आप जितना हल्के गर्म पानी से धोएंगे उतनी कम खुश्की होने का चांस है। और ठंडा में इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ज्यादा चल रहा था। अच्छा, जबरदस्त। तो आप बिल्कुल बालों को स्पेशली बिल्कुल हल्का, जितना हल्का गर्म होगा उतना ही अच्छा है। बॉडी को आप नॉर्मल से कर सकते हैं। एक्नी जो चेहरे के दाने कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं, हाँ, स्केबीज आ गया, ये खारिश का है। अगेन ये होती है पूरे खानदान में, पूरे घर में खारिश है। बल्कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं आपको बताते चलूँ, मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ जो कि वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो कि बलोचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत पेशेंट्स आते हैं, माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, हाँ, लेकिन तकलीफ में आते हैं। और मैं चाहता हूँ उनके लिए माशाल्लाह इंशाल्लाह वो हो कि कहते हैं जी, उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले ताकि वो बहुत अनअवेयरनेस है। तो स्केबीज के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पूरे घर में खारिश हो जाती है। बल्कि मेरे पास पेशेंट आते हैं पूरे मोहल्ले में खारिश है, पूरी बॉडी में, पूरे घर में, बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़ों तक। कोई एक बच्चा कहीं से लाता है, आई एम सॉरी टू से, हमारे पास आते मदरसा से पेशेंट। मदरसा को हमें चाहिए बहुत ज़्यादा साफ़ रखना है। मदरसा में शायद ओवर क्राउडिंग है, पानी का इशू है, उसके अंदर कारपेट्स हटा दें मदरसा के लोग, क्योंकि कारपेटिंग की वजह से भी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सफाई अच्छी नहीं हो पाती, तो पूरे घर में खारिश हो जाती है। फिर साथ साथ नाखून के मसाइल, नाखून टूट रहे हैं, नाखून आपके डार्क हो रहे हैं, उसमें फंगस आ रहे हैं, उसके प्रॉब्लम है। फिर बालों का गिरना बहुत कॉमन है, बहुत लोग आ रहे हैं, बाल बहुत गिर रहे हैं, सर्दियों में बहुत गिरते हैं। बेसिकली आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने की वजह से आपके बाल गिरने में ज़्यादा हो जाते हैं। उसके लिए आपको इमोलियंट्स यूज़ करने हैं, उसके जो आपको हम ट्रीटमेंट्स देंगे वो यूज़ करने। PRP बहुत अच्छा है जो मैं करता हूँ, उसमें आपके ब्लड लिया जाता है, आपके बालों में डाला जाता है आपका ही सेंट्रीफ्यूज करके, ताकि आपके न्यू हेयर ग्रोथ आए। और साथ साथ डार्क सर्कल्स जो कि एक बहुत प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं। और एक अक्सर लोगों ने मुझे शिकायत की है कि हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया है। इसकी पहली वजह मैं आपको बता दूं, एक वजह है कि हमारे माशरे में लोग मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं, जो स्किन को काफ़ी कम ड्राई करते हैं, ड्राइनेस में हेल्प करते हैं, वो लगा के धूप में निकल जाते हैं। ये बिल्कुल ना करें प्लीज़, ये हरगिज़ ना करें। काला हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जैसे ही आपने, अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाइए तो पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, फिर सन ब्लॉक लगाइए, अगर धूप में जाना है या किचन में जाना है। अब ये होता है एक वैसी कॉमन है। दूसरी बात ये होती है कि हमारा शेड्यूल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। डार्क सर्कल्स की वजह ये भी आपको पता है, सुबह आपने जैसे बहुत अच्छी मैं आपका सुन रहा था, उठने का दिल नहीं चाहता सुबह, दैट इज़ सो ट्रू। आप सोते रहते हैं, कसमसाते रहते हैं और फिर नींद आ जाती है, दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हमारा शेड्यूल उल्टा हो जाता है। और लेट नाइट थोड़ा सा खाना पीना बढ़ जाते हैं, वो अक्सर 12-1 बजे बड़ी अजीब सी भूख लगती है तो किचन की तरफ जाते हैं। ये बड़ा अजीब सा कॉमन है, इट्स हमारे साथ भी होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने छोले चने, थोड़े से क्यूकम्बर्स ये रख लें ताकि आपका वेट गेन ना हो। आप बिल्कुल सही कह रही है, यही होता है जी जी। अब वो यही होता है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो चूंकि ये कर रहे हैं, अच्छा उसको भी वैसे कहा जाता है सैरिश कि यार को पिज्जा वगैरह कहते हैं, यार नहीं इतनी भूख नहीं लगी, हल्का फुल्का मंगवा लो, पिज्जा मंगवा लो। सही कह रहे हैं, अब वो कंप्लीट फूड होता है विद चीज एंड एवरीथिंग। तो अब ये चूंकि चीज खा रहे हैं, ज्यादा खाना हो तो एक्ने भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज और, जो अभी हम लोग डैंड्रफ की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने ये देखा बहुत सारे लोगों के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। आप सही कह रही हैं जी। ये इतना अजीब सा मतलब एक हो जाता है कि दर्द भी होता है फिर सर को जाने में। एक्चुअली क्या होता है, आपकी स्किन जब ड्राई हो जाती है आपको खारिश हो जाती है। सारा जो है हमारा काम एज डर्मेटोलॉजिस्ट, एज, बल्कि आपको हंसी भी आएगी, हम लोगों को लोग अक्सर कहते हैं खारिश का डॉक्टर। सो बेसिकली हमें इचिंग कंट्रोल करनी है, उनकी खारिश कंट्रोल करनी है। रूट कॉज इज इचिंग, खारिश की वजह से ही आपने बिल्कुल सही कहा, आप नाखून लग जाते हैं, आप खुजा रहे हैं बार बार, फिर उसमें जख्म बन जाते हैं, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। सो सबसे पहले तो हमें है रूट कॉज से निकालना है कि क्या वजह है और फिर खारिश रोकनी है। अच्छा एक चीज मैं और इसमें ऐड कर दूं, मैंने बड़ी अजीब सुनी थी, पता नहीं अब ये सच है या झूठ है, आप मुझे बताएंगे। मेरी क्लास फेलो थी, तो उसकी जो ये जो आईलिड होती है ना, ये ब्लैक थी दोनों ना, तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी आईलिड्स ब्लैक क्यों है, तो उसने मुझे बोला मुझे डैंड्रफ बहुत ज्यादा है ना, वो मेरी आंखों पे गिरती है तो मेरी आंखें ऊपर से इस तरह हो गई हैं। अच्छा बेसिकली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है जिसके वजह से सर से डैंड्रफ होता है, वो फेस पे भी आता है, आईब्रोज पे भी आ रहा होता है, बल्कि सीने पर भी आ रहा होता है और चेहरे पर भी होता है, और उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये यूजुअली कुछ लोगों को पैदाइशी भी होता है, फैमिलीज में भी होता है, तो उनको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली वाली बात है ना, हमारा काम एज डर्मेटोलॉजिस्ट, एज डॉक्टर
इज़ ये कि आपको अवेयरनेस दे। आप जितना जल्दी आप डॉक्टर को दिखाएंगे उतना जल्दी आपका ठीक होगा, कम पैसों में होगा। हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि जितना ज़्यादा लेट कभी हो जाता है तो महंगा भी पड़ता है और आपको मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन खुद से कुछ चीज़ें लोग घर में भी कर रहे होते हैं, इन चीज़ों से बचना वैसलीन वो का कैसे? इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। वैसलीन, ग्लिसरीन, अच्छा सर में खुश्की हो तेल लगा लो, सरसों का अच्छी मालिश कर ली जाए। अब ये जो घर में बैठ के टोटके हैं बिल्कुल हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। मैं सर्दियों में रेकमेंड करता हूँ कि सरसों का तेल बहुत अच्छा है। और मैंने एक बड़ा अच्छा इसका एक मुकाफा बनाया था, इसका नाम था HMM, H से हनी जो कि है आपका शहद, M से मेयोनीज और M से मस्टर्ड ऑयल जो कि है सरसों का तेल। तीनों को मिला के बालों की जड़ों पे लगाइए नहाने से 2 घंटे पहले, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और घर बैठे तीनों चीज़ें आप ला सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है बालों पे ये घर बैठ के हो सकता है, ये ना कि आप हनी लगा के बाहर चले जाएं और आपके अच्छा ऊपर आपने बहुत अच्छी बात की। कोकोनट ऑयल मैं सर्दियों में गर्मियों में यूज़ करवाता हूँ क्योंकि कोकोनट ऑयल से थोड़ा डैंड्रफ होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा जी, आपको सरसों का तेल बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, तो आपको सर्दियों में सरसों का तेल में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है जो पेशेंट्स हमारे कहते हैं, हमें बताते हैं कि हमसे बदबू बहुत आती है, उनको स्मेल नहीं पसंद, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये कि अगर वो नहीं पसंद तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें। लेकिन कोकोनट ऑयल बहुत लोगों को हमारे पास आए जो कि डैंड्रफ हो गई कोकोनट ऑयल से। सो कोकोनट ऑयल इज़ फॉर द समर्स, गर्मियों में ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा है, सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है। लेकिन वाली बात है विटामिन लेना ज़रूरी है। विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत है, बायोटिन, एक बायोजेट टैबलेट आती है। जी श्योर, मेरे पास तो मुझे रट गया है, बल्कि आपको पता है मेरे तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध। मैंने ये याद कर लिया है। ये आपके बालों का हेयर फूड है और सब चीज़ें काफ़ी हद तक, देखिए मुझे पता है महंगाई भी हो रही है, हमें रियलिस्टिक होकर बात करनी है। जो ड्राइनेस है उसके लिए भी ये फायदा, ओवरऑल ये स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए ज़बरदस्त। दोबारा से बताइएगा चुकंदर। जरूर, देखिए मैं रटा हुआ है, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही और दूध। ये आजकल ये साग भी आया हुआ है ढेरों। यस बिल्कुल आपने सही कहा, और ये आपकी स्किन के लिए बेहद मुफीद है। कलेजी देखिए जो भी आपको पसंद हो, लेकिन कलेजी चिकन फिर भी बहुत लाइट होता है। ऑफ कोर्स मटन या बीफ की अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों को आपको पता है प्रॉब्लम होती है, स्मेल आती है, तो एटलीस्ट कुछ तो खा लें, है ना। मुर्गी की कलेजी में क्या ही होता होगा, बिल्कुल आप सही कह रही है। हाँ, हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, लेकिन देखिए वाली बात है ना कि हर चीज़ का एक थोड़ा सा एक आप रद्दो बदल कर सकते हैं। अगर आप देसी अंडा, देसी चिकन खाएं, दैट्स स्टिल बेटर, बिकॉज हमने बड़ी रिसर्च की कि हमने क्यों डॉक्टर साहब आप महंगी चीजें चीजें चुकंदर ले लें, कलेजी चुकंदर ले लें, चुकंदर ले लें, कलेजी ले लें, साग भी अच्छा, हम तो मार्केट में सर्वे करते रहते हैं ना, मैं आप रेट्स भी बता देती हूँ। देसी अंडा 50 रुपए का आपको मिलेगा, कम से कम 50 रुपए का, और जो देसी मुर्गी है वो मेरा ख्याल है एटलीस्ट 1200 रुपीज पर केजी है। और अगर आपको असली मिल गई तो ये भी तो है ना, ये भी बड़ा जरूरी है। लेकिन चुकंदर सस्ती चीज बता रहे हैं, साग सस्ती चीज बता रहे हैं, तो ये लोबिया बहुत अच्छा है, लोबिया बहुत अच्छा होता है। बीन्स होती हैं आपकी, रेड बीन्स होती हैं, दैट एक्सीलेंट फॉर योर हीमोग्लोबिन। रेड वाइट दोनों खाए जा सकते हैं। रेड वाइट दोनों खा सकते हैं, प्रोटीन्स होती है ना, आपके बाल एक्चुअली प्रोटीन्स हैं जिसको हेल्प करते हैं, और ये ओवरऑल आपकी स्किन, हेयर एंड नेल्स में भी हेल्प करते हैं। नेल्स भी प्रोटीन है, बेसिकली आपको ये सब हेल्प कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है। मैं डॉक्टर साहब एक रिसर्च पढ़ रहा था कि विटामिन ए का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीफ की कलेजी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल उसके बाद हाफ उससे विटामिन ए जो है वो मटन की कलेजी में आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सिंपल बीफ की कलेजी बल्कि सस्ती है, बिल्कुल सही है, लेकिन आई डोंट नो इसमें कोई, या तो आई डोंट नो प्रोपेगेंडा है या क्या है। बीफ इज वंडरफुल, स्पेशली यंग बॉयज एंड गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, उसमें ये होता है यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, सिर्फ बड़ों के लिए जी, वो भी अगर इन केस अगर है, वरना व्हील आ रहा है आपको पता है, बच्चिया का गोश्त, दैट्स वेरी गुड, उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मुझे क्यों लगता है कि ये वाली जो खुराकें हैं ना, ये 20s में ही बंदा खा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाने चले जाए, बॉर्डर लाइन पे मिलेगा, उसके ऊपर हम कलेजियां खाने शुरू कर दें। अच्छा, वैसे सैरिश आपस की बात है कि हम कलेजी को या बीफ को इस पे मोरदे इल्जाम ठहराते हैं जब हम पिज्जाज खा रहे होते हैं, बर्गर्स खा रहे होते हैं, फ्राइज खा रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल में चिकन होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हम उस वक्त नहीं सोच रहे होते कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही बात बीफ की आएगी हमारा ये रवैया है कि वो बन जाएगा। फिर हमारी वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, जॉगिंग नहीं है, स्वेटिंग नहीं होगी। फिर मुझे एक और चीज़ लगता है, स्ट्रेस भी बहुत है। मैं लोगों का नेगेटिव एलिमेंट बहुत देखता हूँ, लोग नेगेटिविटी की बात बहुत करते हैं। अगर जो भी कुछ है आप पॉजिटिव बातें करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सर्दियों का जो मेन रीज़न है वो है पानी की कमी।
बॉडी में पानी कमी हो जाती है। तो बेसिकली सर्दियों के मौसम में जिस्म में पानी की कमी, इसकी मेन रीज़न क्या है कि पानी की ख्वाहिश ज़रूर लें पानी, मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत लें। नींबू आपके लिए बहुत अच्छा बिरयानी खाने को भी बीफ, ठीक है वो आप खाइए, लेकिन उसमें नींबू डालिए, नींबू डालिए आप, और फिर आलू बुखारे के साथ लें, ज़बरदस्त आलू बुखारे के साथ। और इसके क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उसके अंदर ना आपको बहुत हेल्प करता है। क्या कहते हैं इसके अंदर ये होता है, नींबू अच्छा है, सब्जियां ज़्यादा लीजिए और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बेसिकली हम बात कर रहे हैं खुश्की की, जो बेसिकली हमारे अंदर भी होती है बॉडी के अंदर। अब क्या हो रहा है, चाय कॉफ़ी हम लोग सब पीते हैं, एक थोड़ा सा अपना इस तरह अंदाज़ा कर लीजिए कि आप एक प्याली चाय पिए तो 3 ग्लास पानी पी लें, ये हम इस तरह बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर हमें कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी, बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है। और मैंने जो बात की ना महंगाई की, महंगाई बहुत होगी, इसमें कोई शक नहीं, तभी मैंने बोला चूजे खरीदे उन्हें बड़ा करें और मुर्गियों के अंडे भी खाएं और मुर्गियां भी देसी खाएं। आप तो एक साबिका किस लीडर की तरह अंडे कट्टे मुर्गियां वैसी मईशत ना बनाएं, लेकिन अच्छी मईशत की वो जो असल मईशत की इंडिकेशन है वो बड़ी बेहतर हो रही है। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कारोबार का आगाज आज पीर है, सैरिश तो बड़ा जबरदस्त किस्म का है और उम्मीद है आज भी मार्केट में तेजी रहेगी और इंडेक्स नफसियाती हद उबूर करेगा और नया कुछ रिकॉर्ड बनेगा इंशाल्लाह। और इसी पर बात करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो बड़ा डिटेल में हमें समझाते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग खाकान साहब। अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। डॉक्टर साहब, कहाँ तक पहुंची आपकी रिसर्च, मुझे बताएं। ये जो हम इतने खुश हो रहे हैं ना, पॉजिटिव इशारे बता के सिग्नल्स बड़े ग्रीन मिल रहे हैं हमें आजकल, इन्वेस्टर्स बड़े खुश हैं, ब्रोकर्स खुश हैं और लोग अब मशवरा कर रहे हैं कि भाई कुछ टिप दो, मैंने स्टॉक में पैसे लगाने हैं। आप क्या कहते हैं? सैरिश रोजाना पूछती है, लगाने पूछती हूं मैं। देखिए, एक अच्छा ट्रेंड है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, गोल्ड और डॉलर को छोड़कर मईशत की उन जगहों पर अगर रकूम की इन्वेस्टमेंट हो जहां से कोई पैदावारी सलाहियत बेहतर हो सकती है। इसका मतलब यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट उस तरह की चीज़ों में जाती है जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, बैंक्स भी पनपते हैं, पेट्रोलियम कंपनीज भी बनती हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज भी बनती हैं। आने वाले दिनों में लेट्स होप कि नई कंपनीज के, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहते हैं, वो बढ़ेंगी। सो ओवरऑल चूँकि मार्केट रिएक्ट कर रही है एक उस सिनारियो से लेकर जून में, जहां हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था, $4 अरब से कम के ज़खायर थे, वहां से लेके आज तक का सफ़र जिसमें आपकी थोड़ी सी डी डॉलराइजेशन हुई, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे काम हुआ, आपने ये भी किया कि ये जो होर्डिंग, स्मगलिंग शुगर की और बाकी अजनास की है, इस पे काबू पाया जा सके। और सबसे बढ़ के ऑफ कोर्स जो इसका फंडामेंटल इशू है वो वही है जो मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ, कोई भी मुल्क जो बैरूनी खसारे के चैलेंज में आ जाता है, एक्सटर्नल पेमेंट्स यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आ जाता है, IMF इसीलिए बनाया गया है एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो दुनिया का है कि वो उससे सहारा ले। श्रीलंका ने डिलेड सहारा। मैं चाहूंगी इसमें आप ऐड जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमें कॉमन बंदे को इस वक्त वो हमें सुन रहा होगा, उसको नहीं पता कि ये क्या इसकी टेक्निकलिटीज हैं और किस तरह से स्टॉक में शेयर्स लिए जाते हैं, कौन से लेने नहीं लेने, वो बेचारा तो इस काबिल ही नहीं होता। लेकिन परसेप्शन बहुत मैटर करता है। पिछले दिनों हम लोगों ने सुना था जी हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, डिफॉल्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। फिर एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा था कि ज़खायर खाली हो गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, सारे इन्वेस्टर्स भाग गए, लोग मुल्क से जा रहे हैं, रेमिटेंस नहीं आ रही है, सब खराबी हो रही है। ये जो एकदम से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? एक तो ठीक है कि इनिशिएटिव्स जो लिए गए SIF वाला, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि स्मगलिंग की रोकथाम, बहुत कुछ हमारे आर्मी चीफ की ये सारी एफर्ट्स है, ये उसके नताइज हैं। और ये जो एतमाद बहाल हुआ, इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? देखिए, जो दूसरा सबसे कलीदी या जिसे आप कहें फंडामेंटल फैक्टर है वो तो ऑफ कोर्स IMF के प्रोग्राम का इजरा है। जब प्रोग्राम हुआ तो ज़खायर शायद $4 अरब से भी कम थे। जुलाई में ये ज़खायर $8.7 अरब पे चले गए। उसके बाद आप देखिए कि बाकी रकूम भी जो हैं उसमें कुछ मदद आना शुरू हुई, रोल ओवर्स कंट्रीज़ के हुए। आज भी ज़खायर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है, $7 अरब के ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास। एक IMF का सेकंड रिव्यू भी हो गया है।
लेट्स होप कि वो मनीज जो हैं जनवरी में आ जाएंगी, $700 मिलियन प्लस जो उससे जुड़ी हुई रकूम है ADB, AIIB और वर्ल्ड बैंक से। जब तक पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को ठीक नहीं कर लेता, जब तक पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन में आगे नहीं बढ़ता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, यही वो जरिए हैं ना जो नॉन डेट यानी कि डेट के अलावा बाहर से रकूम ढूंढ के लाते हैं। तब तक हम डिपेंडेंट हैं इन मल्टीलैटरल्स पे, इन कमर्शियल फंडिंग्स पे, ये जो बायलैटरल यानी कि हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी फंडिंग्स पे और डिपॉजिट्स पे जो कि हमारे कंट्री में इन्होंने दिए हुए हैं। आगे के जो 5 साल हैं कॉमन मैन के लिए जो डिफाइनिंग हैं, या मेरे लिए भी जो डिफाइनिंग हैं, जो मैं ख़ास भी इंसान हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे रुपए की कदर इस तरह मूव ना हो कि उसमें जायरेशंस आ रही हों। मैं भी चाहता हूँ कि मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो 30% पे ना हो। मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़े और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। इन सब के लिए जो आपके फंडामेंटल मसाइल हैं, याद रखिए वो अब भी सॉल्व होने हैं। प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी, FPR, बट अर्ली साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी जो हैं वो इन सब चीज़ों में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। लेकिन एक आम आदमी है वो ये कह रहा है कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया बताता है कि स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई है, मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, IMF के साथ डील हो गई है, आम आदमी कहता है हमारे लिए तो महंगाई में कमी नहीं है, आम आदमी के लिए तो वही चीज़ें स्टक हैं। तो आम आदमी को जो रिलीफ पहुंचना है उसके लिए जो बेहतरी होनी है वो तो फिर इसका मतलब है बड़ा दूर है वो रास्ता भी और वो मंजिल भी। देखिए, आम आदमी या ख़ास आदमी, इन दोनों के लिए जो सबसे बेहतर रिलीफ आएगी कभी भी, अब वो दौर चला गया कि सवाए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा बिजली के निर्खों में कमी करके उनको बिजली दी जाए, गैस के निर्खों में कमी करके उनको गैस दी जाए, पेट्रोल के निर्खों में कमी करके उनको पेट्रोल दिया जाए। अब दौर ये है कि 2 तरह की रिलीफ्स पॉसिबल होंगी अगर आप आगे जाएंगे। एक ये कि नौकरियां क्रिएट हों, प्रोडक्टिव नौकरियां क्रिएट हों, ऐसी नौकरियां जिससे लोग अपना रोजगार पैदा कर सकें। ये पहली रिलीफ होगी जो एक्चुअल में अगले 5 साल में अगर आनी है तो आएगी। और दूसरी रिलीफ ये होगी कि एक लो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, यानी कि कीमतें बढ़ेंगी पर ये नहीं होगा कि 25 से 30% इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन 5, 7, 8, 10% हो, ताकि आपकी कुव्वते खरीद जो है, आपकी वेजेस बढ़ें तो वो गिरे ना। ये तो एक्चुअल रिलीफ है। इन द शॉर्ट रन ये याद रखिए कि अगर ये सारे इकदाम ना होते, IMF ना होता, एडजस्टमेंट्स ना होती, आपकी इन्फोर्समेंट मेजर्स ना आते, तो रुपया अगर 350 पे होता तो जो तेल की कीमत है वो 48 रुपये, पेट्रोल कम हुआ है ना, वो 48 रुपये और बढ़ चुका होता। सो वन हैज़ टू थिंक अबाउट इट इन दिस वे। कुछ रिलीफ फिर इंशाल्लाह आने वाली है। मैं एक बैक ऑफ द एनवेलप देखता हूं तो मेरा ख्याल है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे आनी चाहिए, रुपया भी स्टेबल है, इंटरनेशनल कीमत नीचे आई है। दूसरी ये बात है कि जैसे ही थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग चली है तो मुझे उम्मीद है कि जो वर्कर्स अगर ले ऑफ हुए थे तो उनको वापस बुलाया गया होगा कि चलें अब हमारा कारोबार चल पड़ा है। एग्रीकल्चर अच्छा आ रहा है, बहुत सी मनीज ट्रांसफर होंगी इनटू रूरल एरियाज, वेरी गुड। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है खाकान साहब कि आपको लग रहा है कि कुछ प्राइसेस नीचे आएंगे और इंशाल्लाह चीज़ें, वैसे भी हम देख रहे हैं कि सिग्नल्स ग्रीन है, पॉजिटिव हैं, सेंटिमेंट माका है, तो बेहतरी ही होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। उसके नतायज जो है वो आम आदमी तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं ये खबर के साथ कि अच्छी ये खबर है डॉक्टर साहब। और हमें हर बात पे खुश होना चाहिए, छोटी चीज़ों पे, बिकॉज मैं ऐसा डॉक्टर देखता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स द गमगीन साइड पर, डिप्रेशन वाली साइड पर हो गए। वी शुड बी हैप्पी। ओह यस, मैं यही बता रहा था आपको, बिल्कुल आपने सही कहा, पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। आप यकीन जाने, अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। इफ़ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, यू आर एक्चुअली डिग्रेडिंग योरसेल्फ। हम में से हर कोई सुपरस्टार है अपने लिहाज से, हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए, बट डोंट बी जेलस। ये आपने बिल्कुल सही कहा, नेगेटिविटी, हर बात का नेगेटिव पहलू निकालना, ये आपकी स्किन पे बड़ा इफेक्ट करता है। सर मुझसे जेलस होना छोड़ दें अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि आपके साथ पिछले 2-4 महीनों से यही कुछ हो रहा है कि आप क्यों जेलस हो रही हैं, इस नहज पे आप क्यों पहुंची हैं? मैं समझ गई हूँ, देखिए जो है आप क्यों यहाँ इस तरह। और आज हमने कोड ऑफ द डे में भी ये कहा था कि सहरिश आप जो है वो मुकाबला करना मुझसे छोड़ दें,
फिर भी आप मुकाबले की उस फजा से निकल ही नहीं पा रही हैं। आप लोग दोनों अपनी जगह पे सुपरस्टार्स हैं माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इट शुड बी, यू शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपको कॉम्प्लीमेंट करना है एक दूसरे को, डोंट कम्पीट विद ईच अदर। नहीं डॉक्टर साहब, मसला बताऊं फिलहाल क्या है, हम लोग दिखना चाहते हैं खूबसूरत, खवातीन जो है ना क्रीम्स पे बहुत पैसे लगा लेंगी, लेकिन अगर आप डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर देंगे ना कभी बायोटिन खा लो या फिर विटामिन सी खा लो तो मौत आएगी वो जनाब वो सप्लीमेंट्स खरीदते हुए। ठीक है महंगाई हो गई, हाँ नहीं आई अंडरस्टैंड। तो चलिए इसके लिए भी एक बहुत अच्छा हल मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल विटामिन्स के बारे में बता देता हूँ आपको, डिफरेंशियल विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर स्किन हेयर नेल्स के लिए क्या है, बायोटिन जो विटामिन B7 है और जो कि हेयर के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको अंडों में और बनाना से मिल जाएगा। अच्छा। ये खा लीजिए। फिश ऑयल आपको मिल जाएगा, आपको विटामिन A कैरेट से मिल जाएगा, B आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाएगा, विटामिन C आपको फ्रूट से मिल जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको A, C, E, विटामिन B3, और जिसको फेयर होने का शौक है, बेहतर होने का, वो ग्रेप्स खाएं। ग्लूटाथियोन ग्रेप्स के अंदर होता है जो आपकी स्किन को बेहतर करेगा। खरीदो अंगूर खाओ। और क्या सादा काम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। और खाने पीने पे अपने पे तवज्जो दीजिए ताकि आप बेहतर हों, स्ट्रेस से फ्री हो जाएं और जेलस होना छोड़िए। ब्रेक लेते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और हम कुछ बात करेंगे, मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊंगी, लेकिन पहले बताऊं कि एक वक्त था कि जब स्कॉश कोर्ट पर पाकिस्तान की हुक्मरानी थी, पहले जहांगीर खान और फिर जानशेर खान, एक दिहाई स्कॉश की दुनिया पर शायर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके बाद हमें कोई ऐसा नाम देखने को नहीं मिला। लेकिन अब बहनें हैं जिन्होंने लेगेसी आगे बढ़ाने की ठान ली है, और मैं कहती हूँ इतनी लंबी लिस्ट है, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल। उधर कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे तो वैसे एक तो स्कॉश देखने का बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा मैं देख रहा है। दूसरा, अगर हमारे यंग प्लेयर्स इस एज में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है दोबारा से अब हम वो मकाम हासिल कर लेंगे, लड़के भी, और ख़ास तौर पर लड़कियां, हमें बड़ी उम्मीद है। और जो इजिप्ट की हुक्मरानी आ गई है वो वापस पाकिस्तान में आएगी। तो महानूर और माविश, हाँ, माविश और अली हमारे साथ हैं, महानूर अली हैं, और ये इनके भाई हैं शायान अली। तो ये तीनों मेहमान बड़े ज़बरदस्त हैं जो कि आज हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं स्क्वाश से मुताल्लिक, और आगे कहाँ कहाँ खेलने जाना सब बताएंगे। मुदस्सिर आप? मैं सिर्फ ये है कि घर में क्या स्क्वाश ही खेलते रहते, पूरी फैमिली स्क्वाश खेलने में लगी है। कहाँ से शौक हुआ, क्यों हुआ? चलो माविश आपसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टार्टिंग हमारी, क्योंकि हमारे बाबा एथलीट है तो उनने 4-5 स्पोर्ट्स तो वो खेल चुके हैं और उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी वो मतलब करते थे, और जितनी मेहनत वो करते थे वो सपोर्ट उनको नहीं मिली, तो वो आगे नहीं जा गए। तो वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को आगे लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे वो फैसिलिटीज सब नहीं मिली, लेकिन मैं अपने बच्चों को फैसिलिटीज दूंगा कि वो आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपने 7 गोल्ड लिए नेशनल लेवल पे। बिल्कुल, ये सब मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है कि हम इस मकाम पे आए हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। और लेकिन अभी अकेले जाके पीएसए में तो आपने कमाल कर दिखाया है इस बार। जी बिल्कुल, रिसेंटली मैंने कल को ही फाइनल जीता पीएसए का क्लोज सैटेलाइट, और बहुत अच्छे मैचेस हुए, और मेरे बाबा हैरान थे जब मैं फाइनल जीती। मुझे कॉल आई बाबा की कि मैं विश वेल डन, और पापा इतने खुश थे कि उसकी वजह से मैं भी बहुत खुश हुई। और पेरेंट्स के कौन था आपके मद्दे मुकाबिल? सना बहादुर थी आर्मी से, उनसे पहले जो टॉप सीड थी नंबर 1 सीड पीएसए की, तो उसके साथ मैंने 3-2 उनसे जब मैं जीता, तो फिर सेमीफाइनल मेरा बहुत टफ हुआ 3-1, लेकिन फाइनल मैंने 3 स्टेट जीत लिया था। सो बहुत अच्छे मुकाबले हुए, मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। अब महानूर की बारी है। महानूर बहुत चुप चुप रहती है नाज़रीन, बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है ना तो डिम्पल्स के साथ चुप करा देती है। तो महानूर मुझे बताओ आपकी क्या तैयारी है, क्या करना है, कहाँ स्कॉटलैंड जाना है? जी, अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग की है 3 महीने, जो हमारे कोच है रियाज सर के साथ, तो वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अभी स्कॉटलैंड के लिए देख रहे हैं। तो मैं भी अभी जो इस टूर्नामेंट में मैंने क्वार्टर फाइनल खेला, बहुत टफ हुआ। उससे पहले मैंने अपसेट किया कायनात आमिर का, वो भी पेशावर से बहुत सीनियर प्लेयर, अच्छा खेलती है। क्योंकि मेरे लिए सीनियर के साथ खेलना मतलब एक नया एक्सपीरियंस है, और फिर मैं उनसे जीतूं तो अलग ही खुशी होती है। लेकिन यार अंडर 15 में आप गालिबन 4 टाइम गोल्ड आपका रहा है, ऐसे ही है। मैं कब से स्टार्ट किया आपने, कितनी एज में
आपने स्टार्ट मैंने 9 साल की उम्र में, बल्कि नहीं थोड़ा पहले, क्योंकि मुझे खेले हुए 3 साल हो गए। प्रोफेशनल मैंने 2 साल से स्टार्ट किया। अच्छा जी। तो अभी मलेशिया में गोल्ड जीत के आई 11 में, अंडर 11, फिर एशिया नंबर 1 बनी। तो बस अब स्कॉटलैंड की तरफ। एशिया नंबर 1 आप कितनी? मैं 10 साल की हूँ। जबरदस्त। 10 साल में बच्चे तंग कर रहे होते हैं। दरअसल इनके फादर की एफर्ट्स हैं, मैंने इनको देखा है, वो इस गेम को लेके और इनके इस करियर को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। और शायान जो कि खामोश बैठे हैं, ये डॉक्टर साहब, मैं तो डॉक्टर साहब कहती हूँ क्योंकि ये शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आजकल प्री मेडिकल पढ़ रहा हूँ। मैं भी इनके साथ पहले बहुत जो है ना खेलता था, मेहनत करता था। मेरी टॉप 4 रैंकिंग आ गई ऑल ओवर द पाकिस्तान। उसके बाद फिर अब्बू ने कहा कि बेटा बस ये लोग खेल रहे और ये बहुत अच्छा जा रहे, आप मेरा शौक़ पूरा करो, जो कि मैं मेरा बिजनेस आप संभालो। जो कि मेरा अब्बू खुद फार्मासिस्ट है, तो चाह रहे कि मैं भी जो है ना फार्मासिस्ट बनूं, डॉक्टर बनूं। तो बस मैं अभी तो क्या खेल छोड़ दिया आपने? नहीं, मैं खेलता हूँ, डेली बेसिस पे खेलता हूँ। पर जो है ना, पर पहले इनकी तरह जो इनकी 6 घंटे की ट्रेनिंग है सुबह से शाम तक, तो वो मैं नहीं करता। मैं बस एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटे खेल लेता हूँ। उसके बाद मैं स्टडी करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। सही। और बस इनको तंग करता हूँ। बिल्कुल। माविश, ये आप 6 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं डेली? जी, आपने बिल्कुल सही सुना। लोग कहते हैं कि लोग तो सिर्फ नजर आता है कि इन लोगों ने टाइटल ले लिया, ये जीत गए, वो जीत गए, बट इसके पीछे जो मेहनत होती है वो लोग नहीं देख पाते। क्योंकि वो ये मेहनत है कि ये होता है कि हम सुबह सवेरे, एक तो हमारा रूटीन बहुत अच्छा है, शेड्यूल बहुत अच्छा है। बाबा और मम्मा ने हमारा बचपन से शेड्यूल अच्छा रखा हुआ है। हम फिक्स 9 बजे रात को सो जाते हैं, क्योंकि 8 घंटे की नींद हमें पूरी करनी होती है कल के लिए, जो एनर्जी हमारी आई होती है। सो स्टार्टिंग हमारी होती है सुबह नमाज पढ़ने के बाद। सुबह सवेरे मम्मा नाश्ता बना लेती है। हम 5:30 उठते थे, अब तो लेट हो गई अजान, हम 6 बजे समथिंग, तो 5:30 तक हम उठ जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद मम्मा ने डंडा पकड़ा, जैसे सिपारा भी पढ़ लो, कुरान भी पढ़ लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। फिर मम्मा ने नाश्ता रेडी किया होता है, हम नाश्ता करने के बाद सीधा जाते हैं 8 o'clock ट्रेनिंग करने। 8 से 9 तक मैं करती हूँ ड्रिल सेशन। देन आफ्टर दैट 9 से मैं 10 तक करती हूँ फिटनेस सेशन। 1 घंटा मैं रेस्ट लेती हूँ, उसमें मैंने कुछ भी सैंडविच या फ्रूट चाट वगैरह खा लिया। आफ्टर दैट मैं 11 बजे फिर स्टार्ट लेती हूँ सर रियाज के साथ। हमारे जो कोच हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ दिल से मेहनत की। और दिल से मेहनत पता लगता है कि दिल से ट्रेनिंग हो रही है। तो और फिर 2-3 घंटे तो हम नॉन स्टॉप ट्रेनिंग, गेम्स सब एक साथ लेते हैं। आफ्टर दैट हम इतने थके होते हैं, इतनी बॉडी हमारी थकी होती है कि बस सीधा हम घर जाके लेट जाते हैं। और ये मानूर को कभी डंडा रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑनलाइन स्टडी कर A levels कर रही हूँ, जो कि बहुत टफ है। तो अच्छा, मुझे आप बता दो कि मानूर को कभी कोई डंडा स्टिक वगैरह लगी मम्मा से ना उठने पे? ये असल में छोटी है ना, सेकंड यंगर सिस्टर, सो इसको इतनी मारी जितनी शायद मुझे पड़ती है। हमारे टाइम में तो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी मम्मा, इनके टाइम पे थोड़ा सा उन्होंने गुजारा किया इनके साथ। हमें बहुत मार पड़ती थी, मतलब हमें बहुत स्ट्रिक्ट रखते थे वो लोग। और हम खुश भी है कि हमें जो है ना मतलब अच्छा मिला सब कुछ, क्योंकि इनको तो वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। मतलब हमें हर चीज टाइम पे कराती थी, और इनका तो कोई पूछता भी नहीं है। बस मानूर, आप तो फिर लाडली हैं, तो आपको तो कोई पूछ भी नहीं रहा, तो आप ट्रेनिंग में भी फिर कोई नहीं पूछता? या ट्रेनिंग में कोई पूछे ना पूछे, मैं खुद मतलब ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि पता है आगे जाने के लिए तो ट्रेनिंग। स्टडीज क्या कर रहे हो आप? स्टडीज़ मैं करी ऑनलाइन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में ट्रेनिंग होती है तो फिर शाम में इतना टाइम नहीं मिलता, तो स्कूल जाने का मतलब इस तरह। तो हम लोग फिर मैं और जो मुझसे थोड़ी बड़ी बहन है, तो हम दोनों मिलके फिर स्टडी करते हैं एक साथ, सारा कोर्स आता है। वैसे मुझे बताएं, आप भी 6 घंटे माविश जैसे बता रही है ट्रेनिंग करते हैं? मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल थोड़ा अलग है। ये जिम जाती है, तो हम लोग सुबह कोच के साथ पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम लोग मैं और साइज ड्रिल्स करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर इवनिंग में गेम्स खेलते हैं। अच्छा, तो वैसे खाती क्या हैं आप? क्या ऐसा मैं नहीं खाती वो खाने में मैं सब कुछ खाती हूँ। मतलब चूजी नहीं हूँ, एक्सेप्ट कान भी खाती हैं क्योंकि नहीं ऐसे नहीं, दिमाग में वो तो खाती हूँ, लेकिन उसके अलावा मतलब क्योंकि खाना पड़ता है, फिर मसल इंजरी आ जाती है। मेरा एंकल भी मुड़ा था, तो उससे दूर रहने के लिए मतलब खाना पड़ता है। सही। तो शायद आप बताइए, आप फिर पढ़ाई को कितना टाइम दे रहे हैं, और दूसरा इनकी ट्रेनिंग में आपका कितना फोकस है? मैं अपने पढ़ाई को कम से कम डेली जो है ना 2 से 3 घंटे में पढ़ता हूँ, या अगर
कम काम हो तो बस 1 घंटा भी पढ़ लेता हूँ। और अभी कॉलेज के जो है ना छुट्टियाँ हैं मेरी, तो अब्बू ने मुझे इनके साथ भेज दिया कि इनका टूर्नामेंट है तो आप इनके साथ जाओ। और दूसरा ये कि कभी कभार मुझे इनके साथ खेलने का मौका मिल जाता है, जब हमें कोर्ट्स अवेलेबल हो तो बस मैं और मैविश खेलते हैं, कभी कभी मानूर के साथ। कैसा लगता है जब ये जीत के आती हैं? बहुत खुशी होती है। कल कैसा लगा था जीत के? कल कैसा लगा था? आप गए थे इनके साथ? हाँ, मैं इसके साथ गया था, तो अब्बू ने मुझे कहा बेटा आपने तो कमाल कर दिया, इसने तो कमाल तो इन्होंने किया, आपका क्या कमाल है इसमें? कोच का बड़ा हाथ होता है, मतलब आपके पीछे ये तो खेल रही होती ना, जो कोर्ट के पीछे बैठा होता है उनको पता लग रहा होता है कि क्या चल रहा है कोर्ट में, लड़की कैसे खेल रही है, कहाँ ये फंस रही है, तो सारा ये जो है ना, और दूसरे की वीकनेस कौन सी है जिस पे आप अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, उससे पहले प्लेयर को वार्म अप कराना होता है, प्रॉपर उनको जो है ना सही जो है ना माइंड सेट करना होता है। दूसरा ये उनको प्रैक्टिस करानी होती है मैच से पहले, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर फर्ज करे ये अकेले आती तो ये सब मैनेज नहीं कर पाती। हर प्लेयर के हिसाब से भी माविश खेलना पड़ता है कि अगर इसका ये स्ट्रांग है और मेरा ये वीक है और इसका ये वीक है तो मुझे यहाँ अटैक करना, ये सारी चीजें आप गेम में टैक्टिक्स होती प्लेयर टू प्लेयर भी तैयारी करते होंगे। बिल्कुल। अब हमें असल में आपको एक ऑनेस्टली एक बात बता देती हूँ कि पाकिस्तान में अब जितनी भी प्लेयर्स हैं उनके साथ तो हम सालों से खेल रहे हैं, तो हमें पता होता है कि किसके साथ किस तरह खेलना होता है, क्योंकि हमने बहुत बार उनके साथ खेल चुके हैं, तो पहले से हमारा माइंड रेडी होता है कि चलो इनके साथ ऐसा खेलना है। बट पाकिस्तान लेवल हम कहते हैं कि जो प्लेयर घर से निकलता है वो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में मुझे खेलना है, वो ये कहता है पाकिस्तान का नाम मुझे रोशन करना है वर्ल्ड वाइड। सो वो इस मकसद से निकलता है। और पाकिस्तान में खेल के आप अपनी पाकिस्तानियों से जीत के क्या कर लोगे? मज़ा तो तब आता है जब आप वर्ल्ड वाइड जीत कर आपको सब कहते हैं पाकिस्तान से प्लेयर आई है, सो वो एक अलग ही खुशी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। अभी आप स्कॉटलैंड जा रही हैं? जी, स्पॉन्सर्स का जरूर बताएं उसके। बिल्कुल। मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो हमें पिछले साल मुझे सपोर्ट किया यूएस जूनियर के लिए और इस साल स्कॉटिश जूनियर के लिए हमें सपोर्ट किया, सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ इसी तरह प्राइवेट इदारे, अगर हमें कोई गवर्नमेंट इदारा हमें सपोर्ट नहीं कर रही, इस तरह प्राइवेट इदारा आप लोग अपनी तरफ से हमें स्क्वॉश फेडरेशन को करना चाहिए, मतलब उसूली तौर पे तो उनको करना चाहिए। आप नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल विनर हैं, देख लें आप। हाँ, वो मैं उसके देखते हैं मानूर फौरन ही इस तरह से फौरन ऐसे किया कि हमारा हम क्यों सतेले फेडरेशन के लिए, हम लड़कियां क्यों सतेली है। बॉयज को इस बार ब्रिटिश जूनियर के लिए 2-2 बॉयज को एक कैटेगरी में लेकर जा रहे हैं, और इस साल आईएस एशियन जूनियर के लिए भी गर्ल्स को नहीं लेकर गए, ब्रिटिश जूनियर के लिए भी नहीं लेकर गए। और ये क्या कर रहे हैं भाई आप, मतलब इस किस्म का बच्चियों के साथ जाती है। हम सतेले पहले हॉकी के साथ ये रहा, क्रिकेट के साथ एक तवील अरसा ये रहा, और अब जाके सेंट्रल मैं भी एक लड़की हूँ तो लिहाजा मैं पुरजोर तरीके से कहूंगी अब जाती कर रहे हैं। नहीं, हम लड़के होके कह रहे हैं भाई, लड़की का क्या, ये तो पाकिस्तानी है ना, यहाँ लड़की लड़के का कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए आगे मेडल्स लाना है, तो इसमें तो दो राय नहीं है कि आप इसको दें और उसको ना देंगे। सब कॉन्टिनेंट का बड़ा इशू रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा। जो आप प्राइवेट सेक्टर जिस तरह सपोर्ट कर रहा है उनको थोड़ा और ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। अच्छा मानूर, मुझे ये बताएं कि आप नेशनल में भी आपके मेडल्स हैं, 2-3 बार अंडर 12 पे भी, शायद अंडर 13 में, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी आप रिप्रेजेंट किया। अब ये इतना बड़ा कोर्ट होता है, मैं खुद थोड़ा बहुत खेला तो मुझे आइडिया है कि 10 मिनट में मेरे तो बस हो गई। कब इतने पूरा लंबा मैच होता है, आप तो फिर भी छोटी, किस तरह से मैच चलता है? वो इतनी दूर बॉल लग के वापस आनी कैसे होता है? मतलब ये कि आप छोटी सी हैं तो आप कैसे, कोर्ट छोटा नहीं होना चाहिए आपका, छोटा सा कोर्ट इतना स्टूडियो इतना। बच्चों के लिए तो मतलब जो भी बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो अलग कोर्ट होता है। मतलब आपने वहाँ तो नहीं खेला कि मैं वहाँ खेलता तो शायद 20 मिनट खेल लेता। तो आप जैसे कहे 10 मिनट खेल के मतलब सांस चढ़ जाती है, तो इसके लिए भी स्टेमिना चाहिए। मैं सुबह उठ के रनिंग करती हूँ ग्राउंड्स की, तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसी प्लेयर बनूँ। ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं जो मतलब ड्रॉप शॉट खेल के बॉल किल करती है, तो ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसी प्लेयर बनूँ कि मैं लड़कों की तरह स्टेमिना से खेलूँ, चलाऊँ बॉल, मतलब प्लेयर को इतना थका दूँ कि वो खुद ही गेम छोड़ दे। ये लंबा खेलूँ। तो फेवरेट प्लेयर कौन है आप? मेरे फेवरेट प्लेयर नासिर इकबाल है, क्योंकि मुझे उनकी गेम बहुत पसंद है। वो जैसे चलाते हैं और बॉल और स्टेमिना, उनकी जो फिटनेस है, मैं चाहती हूँ मैं उनकी तरह खेलूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा हमजा खान। हमजा खान, ये पाकिस्तानी? बिल्कुल, यस, हमजा खान।
ऑल टाइम, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी शेप से लगता है कि वो प्लेयर है। और उसकी शॉट्स, उसके स्ट्रोक शॉट्स बहुत ज़बरदस्त, बहुत। तो हम सब, बल्कि हम पूरी फैमिली उसकी फ़ैन है, क्योंकि मेरी मम्मा बाबा सारे उनको मतलब बहुत वो फिर पाकिस्तानी प्लेयर है और उन्हें वर्ल्ड जूनियर मतलब इतना अच्छा सब, तो हम सब उसके फ़ैन हैं और ही इज़ अ बेस्ट प्लेयर। कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, मतलब आपके भी फेवरेट प्लेयर हमजा ही हैं? नहीं, मेरे दो फेवरेट प्लेयर हैं वर्ल्ड वाइड में, जो अभी है अली फराग, वर्ल्ड चैंपियन है इजिप्ट, तो वो इजिप्ट के, वो मेरे फेवरेट प्लेयर है। अगर पाकिस्तान में बात करें तो सदाम उल हक आर्मी से खेलते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी, उनका उठना बैठना, उनका गेम, अभी वो शायद पाकिस्तान के नंबर 3 रैंकिंग पे, तो वो मेरे फेवरेट प्लेयर है। वो जी, घर में ये जो अभी माविश कर रहे थे, हमारी पूरी फैमिली के फेवरेट प्लेयर हमजा है। फौरन उन्होंने कट कर दिया कि नहीं भाई ऐसा कोई नहीं, मेरा फेवरेट प्लेयर सदाम है। और ये भी एग्री नहीं करता इनसे। ये तो मेरे मम्मा पापा को मतलब उनकी बातें सुन के हाँ मैं अभी शिकायत लगाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, विमेन प्लेयर आपको नहीं पसंद है कि आप? वुमेन जी, विमेन वर्ल्ड वाइड तो बहुत अच्छी अच्छी प्लेयर्स है, जैसे नूरन गोहर हो गई, नूर शिरबिनी हो गई, ये लोग तो बहुत इजिप्शियंस बहुत अच्छा खेलते हैं। इजिप्शियन क्यों, कैसे? सर असल में मैं इजिप्शियन के साथ फर्स्ट टाइम मेरा मैच था और मैं शुरू में बहुत कंफ्यूज थी, बिकॉज आपके पास एक्सपोजर नहीं होता, आपने उनके साथ कभी खेला नहीं होता, तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता खेलने का। तो मैं फर्स्ट गेम में तो बहुत कंफ्यूज, सेकंड थर्ड गेम में इतनी अच्छी गेम खेली कि वो मुझे कहती है कि यू प्लेड रियली वेल विद मी, वो मुझसे बहुत सीनियर भी थी। बिल्कुल, और हमारी गेम उनकी गेम में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि हम में ज़्यादा टैलेंट है उनसे, बट ये हमारा टैलेंट आगे नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल फैसिलिटी पॉलिश नहीं हो रहा हमारा टैलेंट, हमें इसका एक्सपोजर नहीं मिला। वो लोग साल में 15 to 20 टूर्नामेंट्स खेलते हैं, वो भी इंटरनेशनल नेशनल के साथ, PSA के साथ, और हम हार्डली इंटरनेशनल 1-2 टूर्नामेंट खेलते हैं, तो बहुत डिफरेंस है। अच्छा मुझे माविश ये बताइएगा कि होना क्या चाहिए, जिस तरह फेडरेशन की सपोर्ट आप बता रही हैं उस तरीके से नहीं है, और बॉयज़ को ज़्यादा वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं, यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, गर्ल्स को नहीं कर रहे, तो इसमें टैलेंट हंट किस तरह हो रहा है, फेडरेशन काम किस तरह कर रही है, और होना क्या चाहिए, आपकी राय क्या है? असल में मैं कहती हूँ कि जिस तरह बॉयज़ को आप लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको ज़्यादातर मतलब आगे लेकर जा रहे हैं, और जिस तरह इतने साल बाद एक टाइटल आया था वर्ल्ड जूनियर का, तो इतने साल से अगर आप लोग बॉयज़ को लेकर जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, इतने साल अगर आप गर्ल्स को भी करें, चले हम एक बार जाएंगे हार कराएंगे, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मेरी मम्मा हमेशा कहती है, मेरे पेरेंट्स का ये है कि कभी भी एक प्लेयर हारता नहीं है, वो या सीख कर आता है या फिर जीत कर आता है, वो खेलता है, हार जीत तो उसके रिजल्ट्स के बाद, बिल्कुल वो सीख कर आते हैं। तो मैं कहती हूँ एक बार हम जाएंगे, हम सीख कर आएंगे, दूसरी बार जाएंगे हम सीख कर आएंगे, तीसरी बार तो हम जीत कर आएंगे क्योंकि अगर होता है ना, बार बार कोशिश करो तो आप एक चीज हासिल करोगे। इस तरह मैं कहती हूँ अगर आपको हम पर ट्रस्ट करे, एक ट्रस्ट आप डेवलप करें गर्ल्स पर, फीमेल्स पर, ताकि हम भी आपके लिए बॉयज की तरह टाइटल्स लेकर आए, और इंशाल्लाह आप हम पे बिलीव रखें, हम उनसे कम नहीं है, हम उनसे बहुत बेहतर है। पाकिस्तान पूरे को बिलीव है आप पर, पूरा पाकिस्तान आप पे बिलीव कर रहा है, कहते हैं फेडरेशन को भी ये बिलीव करना है, और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी बिलीव करना है। स्पॉन्सरशिप जितनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं गुजारा हो सकता। प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्स हैं जितनी भी हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो स्क्वॉश हो, उसमें अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा तो बिल्कुल वो नहीं है। आप मानूर क्या कहेंगी अपने, आपकी तरफ से फाइनल मैसेज भी हमने आप, मैं तो देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल विनर आपको वर्ल्ड चैंपियन, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप मानूर यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, घर में उठते वक्त तंग करती हो, मैं नहीं उठूंगी, मुझे नींद आ रही है। इसकी लुक की स्पोर्ट्स गर्ल, सब लोग कहते हैं जो हमारे लेजेंड्स हैं उनसे भी मानूर मिली, मानूर की गेम देखी है, वो कह रहे हैं कि अभी से मानूर की यही गेम है, तो इंशाल्लाह ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, ये इंशाल्लाह हमारे लिए इंटरनेशनल टाइटल्स लेके आएगी, इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, जबरदस्त इंशाल्लाह। आप क्या फ्यूचर प्लान किया हुआ है? मेरा फ्यूचर तो मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी बनूँ जो वर्ल्ड चैंपियन बने, क्योंकि फीमेल में पाकिस्तान ने कोई टाइटल नहीं लिया, बल्कि मैं ही पहली थी जो एशिया नंबर 1 बनी अंडर 11 कैटेगरी में। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी वर्ल्ड जूनियर जीतूँ, वर्ल्ड चैंपियन बनूँ, ताकि दिखाऊँ कि लड़कियाँ भी, मतलब पाकिस्तान से लड़कियाँ भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, क्योंकि पहले कोई नहीं बना, तो इस वजह से इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। अच्छा आप क्या कहोगी फाइनली मैसेज को इस प्लेटफॉर्म से जब देना चाहो?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। हमारे जो अंदर की जितनी भी बातें थी वो सारी न्यूज़ में मतलब आप लोगों ने हमसे पूछी और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। और मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी तारीफ कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे लोग हमें बुलाएंगे, हम प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे। नहीं हम देखिए ये बोल का प्लेटफॉर्म है ये पाकिस्तान के टैलेंट के लिए, और आप तो पाकिस्तान के टैलेंट नहीं, आप तो स्टार्स हैं ना। थैंक यू। मैं ये इंतजार कर रही थी कि माविश अपनी बात पूरी कर ले तो फिर मैं शुक्रिया अदा करूं। अच्छा आगे कहिए। थैंक यू सो मच प्रोग्राम देखने के लिए और हमारी बातें सुनने के लिए। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जैसे बॉयज़ को आप लोग कहते हो कि वो कुछ करके दिखाएंगे, खासकर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स के बच्चे जैसे गर्ल्स होती है वो कहती है कि मुझे खेलना है स्पोर्ट्स, या उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि आप अपनी गर्ल्स को, अपनी बच्चियों को आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह वो आपके लिए टाइटल आएगी, आपका नाम रोशन करेगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप प्लीज सपोर्ट करें, प्लीज बिलीव रखें अपने बच्चों पर, हम पाकिस्तानी फीमेल्स पर, हम आपके टाइटल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा कि जो फैसिलिटीज़ अभी जो मुझे दिख रहा है, हम सब का यही मसला है, जो फैसिलिटीज़ बॉयज़ को मिल रही है वो गर्ल्स को नहीं मिल रही। मतलब आप सब मेरिट पे करा ले, मेरी बहनें हैं ये अच्छा खेलती है, आप सब मेरिट पे कराएं, ऑल ओवर द पाकिस्तान ट्रायल्स कराएं, उसमें से जो बच्चियाँ सेलेक्ट हो उनको आप लेके जाएं। तो मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और दूसरा ये कि फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जो इजिप्शियन है वो इसलिए हमसे आगे, उनको सोर्सेज है, फैसिलिटीज है, इनको नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कैंप जरूर चलना चाहिए पूरा साल, ताकि बच्चे जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स को इनवाइट करना चाहिए, इनके साथ खेलें, इनका एक्सपोजर हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया माविश, थैंक यू सो मच आप तीनों का। अच्छा जी अब हमें एक ब्रेक लेना है। जी बिल्कुल, ब्रेक की जाने बढ़ना है। उस तरफ आ जाए मुदस्सिर, उस तरफ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। होप सो आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो मुलाकात रहेगी, ऐसे ही टाइटल जीत के आते रहे, हम आपको बुलाते रहेंगे, तो ये मैसेज यूं ही फैलता रहेगा कि गर्ल्स को आगे आना चाहिए और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अब एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया। वेलकम बैक सना, हम आ चुके हैं, सब कुछ नजर आ रहा है लोगों को कि कौन आज हमारा मेहमान है, लेकिन दिन बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11 दिसंबर, हर साल 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है, और पहाड़ों का ये दिन मनाने का मकसद उनकी अहमियत और उनके लोगों के तर्ज ज़िंदगी को उजागर करना है। अगर हम तारीख की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 11 दिसंबर को 2002 में इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पर मनाने का फैसला किया। पाकिस्तान का शुमार भी इन ममालिक में होता है जहां तवील पहाड़ी सिलसिले मौजूद है, बल्कि दुनिया के बुलंद तरीन चोटियों में से एक K2 भी पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल, और जहां पहाड़ों की बात होती है ना, तो कहते हैं जी जिंदगी खूबसूरत दिखाई देती है अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखो, क्योंकि ऊपर चढ़ना ही मुश्किल होता है। तो हमारी तो जनाब ख़वातीन में टैलेंट की कमी नहीं है, ख़वातीन माउंटेनियर्स हैं। नाइला कियानी जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फिर उसके बाद सना हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त स्टूडियोज़ में हैं। तो वो कहते हैं ना, मैं तो खैर जब पहाड़ों की बात आती है मुझे याद आता है वो तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तो इतने फैसिनेट करते हैं कुछ लोगों को, लोग हाइकिंग इतने शौक से करते हैं। तो सना किसी तारुफ की आप भी मोहताज नहीं है वैसे तो। बाय द वे ये शौक कैसे पैदा हुआ था कि मैंने पहाड़ पर चढ़ना है? पता नहीं, बचपन से कोई फतूर था। मतलब मुझे मैं प्रोग्रामिंग पर पहले भी आई थी, मैंने वहाँ पे भी बात बताई थी कि आई वॉज 10 years of age when I went to गिलगित बाल्टिस्तान। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम एक काराकोरम के पहाड़ वगैरह देखे, तो आई वॉज स्पेल बाउंड, आई वॉज सो मेस्मराइज कि वो एक जो है ना वो पैशन, एक शौक अंदर बैठ गया पहाड़ों का। बस अच्छे लगते थे। आई जस्ट वांटेड टू सी दोज माउंटेन्स अप क्लोज एंड पर्सनल। आई वांटेड टू सी कि हाउ डज इट लुक लाइक व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। सीधा हो जाएगा ताकि जो आपको देख रहे हैं वो देख सकें आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं ना। सही है। तो शौक बचपन से था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल लाइफ अपनी मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद जब मैं थोड़ी फारिग हुई तो फिर इस शौक को आगे जो हम लोग लेके चले, तो फिर वही ट्रैकिंग का एक खूबसूरत, फिर डॉक्टर, फिर माउंटेनियर भी। तो अंदाजा लगा लें मुदस्सिर कितनी मेहनत की होगी। पाकिस्तान में अगर हम बात करें पहाड़ों, क्योंकि आज पहाड़ों का आलमी दिन, आपने डिफरेंट जगहों पर गए, डिफरेंट माउंटेन आपने सर की, लेकिन जो पहाड़ों की वो कहते हैं ना कि लाइफ है वो और हम शहरों की लाइफ बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उस फ़र्क में इंसान जो है वो क्या डिफरेंस क्या फील करता है? क्योंकि आप तो दोनों उधर और इधर दोनों चीज़ों को देख रही होती हैं। देखें यहाँ पे तो हम बड़ी लग्जरियस लाइफ्स गुजार रहे हैं यहाँ पे जी। हमारे पास हर चीज़ है, एक चीज़ भी बोले पानी भी हम खुद से नहीं उठ के पीते हैं ना, भाई फलाने तुम पानी ले आओ, ये वाले तो हमारे यहाँ पे हालात हैं शहर में।
वहाँ पे तो एवरीथिंग इज कि आपने सब कुछ खुद करना है, यानी कि वज़न तक आपने अपना खुद उठाना है। यहाँ पर हम अपना वज़न भी नहीं उठाते, वो वज़न इतने भाई भाई उठा के हम लोगों ने जो है वो 10-10, 12-12 किलोमीटर जो है रोज़ाना का ट्रैक करना है। तो वहाँ तो और फिर वहाँ पे जो भी मिल जाए, मतलब रूखी सूखी रोटी जो भी आपको मिल रहा है, दैट इज़ मोर देन अ ब्लेसिंग। हम शहर में बहुत सी छोटी छोटी नेमतों को जो है वो फॉर ग्रांटेड कहते हैं यार ऐसी बस, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं ना तो असल अंदाज़ा उन नेमतों का वहाँ पर होता है। तो बेसिकली गोइंग टू दीज माउंटेन्स टीचर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमें सिखाती हैं कि जी आपने हम्बल होना है, आपने छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा करना है। प्लस माउंटेन्स हैव टॉट मी टू बी रेजिलिएंट ऑल्सो, रेजिलिएंट एंड एडमेंट एंड determined in the face of adversities। कुछ भी ज़िंदगी में मसले आ जाएं, कोई भी मसाइल आ जाएं, उनको सही से कैसे फेस करना है, उनको उनका मुकाबला कैसे करना है, ये सब हमने पहाड़ों से ही सीखा है। अच्छा वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ कि अभी आपने बोला रूखी सूखी रोटी खा लो ये वो ना, खैर जिन लोगों को शौक होता है वो तो खैर एक पहाड़ सर करना एक अलग ही आपकी मतलब डिटर्मिनेशन और एक मोटिवेशन और फिर आपका एक गोल है जो आपने अचीव करना है। लेकिन मैं तो समझती थी कि पता नहीं शामी कबाब बना के तो टिफिन में रख के तो जो जो चीजें अच्छी लगती है कि जब जाएंगे ऊपर साथ इंजॉय भी करेंगे, स्कूल का लंच बॉक्स तो क्या ये ऐसा होता है या फिर आपको स्पेसिफिक डाइट है वही खानी है? सैरिश वैसे एक मज़े की बात बताऊँ, आम तासुर तो यही है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पे कुछ, लेकिन हमारे साथ बाकायदा टीम्स होती हैं, हमारे साथ वहीं के जो लोकल लोग होते हैं उनकी पोर्टर्स हैं, कुक्स हमारे साथ जाते हैं और वो वहाँ पे बड़ा मजे का वैसे खाना बनाते हैं। अच्छा और गरम गरम जी हमें हर चीज़ मिल रही होती है। ठीक है दाल भी मिलेगी ना, लेकिन वो बड़ी फ्रेश मिलेगी। कहते हैं ना कि फ्रेश अगर खाना हो तो चाहे दाल भी आपको मिले, वो भी वहाँ पे बहुत मज़े की लग रही होती है। तो खाना हमने, मैं अगर आपको अपने K2 टाइम की बात हो, जब मैंने K2 बेस कैंप किया था तो हम जैस्मिन टूर्स वालों के साथ गए थे, स्कर्दू की एक लोकल कंपनी है, तो उन्होंने वहाँ पे हमें पतीले के अंदर पिज्जा तक बना के दिया। आप ये सोचे, बिकॉज जब हम लोग बेस कैंप पहुँच गए तो उन्होंने इस खुशी में हमारे लिए केक, न्यूटेला केक बनाया, वो भी पतीले के अंदर, और पिज्जा बेक किया। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि हमने हर तरीके खाने खाए हैं। कर रहे होगे। We were not expecting। उन्होंने तो खैर हमें बहुत स्पॉइल किया, लेकिन उसके बाद जब हमने बाद में जो एक्सपेडिशंस की तो उसमें इतने मजे नहीं थे वैसे, लेकिन ये कि जो भी था वो फ्रेश था, उसी वक्त बनाया, उसी वक्त खाया, तो वो बहुत मजे का लग रहा होता है। अच्छा एक चीज़ जो मुझे बताइए कि पहाड़ों का, क्योंकि आज डे है माउंटेन डे, तो यहाँ पर जो वहाँ पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ हैं और पाकिस्तान में वहाँ जो कंपनीज़ हैं, पोर्टर्स हैं, मकामी लोग हैं, उनके लिए क्या वाकई इतनी आसानी हो गई है, उनके लिए क्या वाकई इतना अच्छा हो गया है कि यहाँ लोग भी आएँ और वो भी फ़ायदा लें जो वहाँ के लोकल्स हैं, और जो इंटरनेशनल माउंटेनर्स हैं वो भी पाकिस्तान का रुख करें? क्या ऐसा है वहाँ पे फैसिलिटीज़? क्या फैसिलिटीज़ तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी पाकिस्तान ब्यूटी हैज़ नो पैरल। पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ कहते हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म पूरा वो नहीं है। बहुत रॉ ब्यूटी है बट इट्स लेकिन इट्स रॉ एंड इट्स कम्प्लीटली वाइल्ड। ये मैं समझती हूँ ये एक अलग खूबसूरती है, मतलब मैं इसको भी समझती हूँ कि जी रॉ है और इसको रॉ ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ये बन जाती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई रोड्स बन जाती हैं तो उस जगह तक लोगों का एक्सेस हो जाता है, और फिर हमारी आवाम माशाल्लाह से, बिकॉज अब आई एम सॉरी टू से लैक ऑफ सिविक सेंस, वो वहाँ पे जाती हैं और उन जगहों को पोल्यूट, मतलब हर आई हैव सीन बेबीज डाइपर्स, आई हैव सीन मैंगो पील्स ओवर देयर। आपने भी देखा होगा, आप नॉर्दर्न एरियाज कभी तो गए होंगे, रिवर बैंक्स के पास, दरिया के किनारे, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो देख के ना दिल को कुछ होता है। अपना गंद वापस लाया करें, हम देख रहे होते हैं कि वहाँ अपना गंद अपने साथ, वो बहुत ही बुरे सूरत हाल में। हमारे एक दोस्त गए, वो कह रहे हैं कि हम तो ऐसी जगह पर गए कि जहाँ तसव्वुर नहीं हो सकता था कि लोग इतनी आसानी से पहुंचे। कहते कसम से वहाँ भी बेबी के डायपर्स हमें नजर आए। कहते मैं उस वक्त पूरा जो है ना, अच्छा अब ये सोचें कि इंटरनेशनल टूरिस्ट आते होंगे वो कितना बुरा फील करते होंगे कि यार ये लोगों की, मतलब हम आ रहे हैं यहाँ पे बाकायदा इसको सर्व करने के लिए और यहाँ पे हालात नहीं कि अपनी उसका ख्याल नहीं रख पा रहे। अच्छा अब इसमें एक चीज़ जो और मेरे ज़हन में, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और आप माउंटेनियर भी हैं, और पहाड़ों पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, ज़्यादा सारी गेम ही टांगों की और स्टेमिना की है। और अगर आजकल की ख़वातीन की बात की जाए तो बेड से उठती हैं तो टक टक आवाज़ आती है घुटनों में से तो ये कैसे फिर मुमकिन है कि आप भी कोई विटामिन वगैरह कैल्शियम लेती हैं या फिर अच्छा चल जाता है डाइट अच्छी हो तो? डाइट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी। एक्सरसाइज के बगैर आप ये वाले रिस्की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। आप तो बहुत चल लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज जब आपने सोचा है कि जी आपने इतनी बुलंदियों पे जाना है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, स्पेशली फॉर अस बीइंग कराचीइट्स, वी आर लिविंग ऑलरेडी बिलो सी लेवल। तो हम जब बिलो सी लेवल से इतना अबव सी लेवल जाते हैं, तो उसके लिए हमें मेंटली एंड फिजिकली दोनों
अच्छी तरह आप फिजिकल ट्रेनिंग को 2-4 घंटे करती हैं? फिजिकल ट्रेनिंग लाइक आई डू कार्डियो एट होम, लाइक आई एम अ डॉक्टर एंड देन आई डोंट फाइंड टाइम फॉर यू नो टू हिट अ जिम। तो मैं अपने घर में ही जो है वो 1 घंटे का कार्डियो करती हूँ, बट दैट कार्डियो इज नॉट मेंट फॉर वेट लॉस, दैट इज मेंट फॉर बिल्डिंग अप योर स्टेमिना। और यही बेसिकली ज़रूरी होता है जब आप पहाड़ों पे जा रहे होते हैं, तो आपको स्टेमिना बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे एज यूर असेंडिंग हायर अप द एयर बिकम्स थिन, एंड व्हेन द एयर इज थिन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ। तो उस चीज़ का स्टेमिना बिल्ड करने के लिए आपको फिजिकली एक्टिव एंड अलॉन्ग विथ योर फिजिकल एक्टिविटी आपका मेंटली स्ट्रांग होना भी, विल पावर बहुत ज़्यादा। सुने बड़े अजीब से ख्यालात आते हैं ऊपर जाने के बाद, और समटाइम तो हमारे पास कुछ माउंटेनर आते रहते हैं, तो मुझे इतनी हैरत हुई कि मुझे एक माउंटेनर आए जिन्होंने बताया कि मेरे साथ एक दोस्त बन गया, बांग्लादेश से वो आया हुआ था, और उसने पता नहीं उसको क्या हुआ, मैं और वो साथ साथ थे, उसने एकदम जंप कर दिया। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। हैलुसिनेशंस आर वेरी कॉमन अप देयर बिकॉज हाइट, जैसे कि मैंने भी बताया कि ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाते हैं, जितने आप ऑक्सीजन के लेवल्स ड्रॉप होते हैं तो इट अफेक्ट्स द ब्रेन, तो हेलुसिनेशंस आने शुरू हो जाती हैं, आपको वाकई नहीं पता होता आप किधर हो अगर आने शुरू हो जाएं। पर उससे बचने के भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं, बहुत सारी हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में लेकर आते हैं कि अगर हो जाए तो ये बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। अब बात ये कि आज माउंटेन्स का दिन है, हम लोग दिन मना रहे हैं, मैंने मुदस्सिर को एकदम रोक दिया, सवाल ये करने लगे थे, मुझे भी जब सवाल आ रहे हो ना तो वो खवातीन 2 बैठी तो वैसे हम अक़लियत में आ गए ना, तो हम डर के बैठे बोले ना। अगर होस्ट भी बोलने वाले ऊपर से गेस्ट भी तो बस बोलने वाला तो बस, तो फिर तो वो भी फिर 2 खवातीन वैसे मेरा मैं रुक जाती हूं, आप बोलें। अच्छा नहीं, आप स्टेमिना की बात कर रहे थे, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब का भी ये सवाल था मेरे कान में, वो बता रहे थे कि यार ये सवाल जरूर पूछें, स्टेमिना कैसे बढ़ाते हैं आप कार्डियो में, कैसे स्टेमिना को कैसे बढ़ाते हैं, वो कुछ टिप देना। आज डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं कार्डियो में, जैसे मैं जो करती हूँ वो काफ़ी टफ लेवल वाली, इसमें लेवल्स हैं, आप इजी कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं, टफ लेवल वाले कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट प्लैंक्स हैं, उसमें स्क्वाट्स हैं, और मतलब 3-4 किस्म की डिफरेंट सेट्स हैं जो आपको 3 रेप्स में कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। तो वो आप जब करते हैं तो विद टाइम ऑब्वियसली दैट बिल्ड्स अप योर स्टेमिना एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। मतलब मैं खुद एक एग्जांपल उस चीज़ की, मैं पहले कार्डियो पहाड़ों में जाने से पहले नहीं करती थी, मैं सिर्फ ब्रिस्क वॉक कर ली 30 मिनट्स की, दैट्स इट। लेकिन जब आप कार्डियो करते हो इससे वाकई आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। लोग कहते हैं जी वेट लिफ्टिंग डज नॉट सफाइस, आपको कार्डियो करना जरूरी है। स्टेमिना बिल्डिंग वाली कोई भी एक्सरसाइज हो, मेरा ख्याल है कि अलग से आपको बुलाया जाए फिटनेस के ऊपर एक दिन प्रोग्राम में, सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के ऊपर, कि फिटनेस के ऊपर बात की जाए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि माउंटेन्स का हम ये दिन मना रहे हैं, वर्ल्ड माउंटेन्स डे, आपके ख्याल में हमारे यहाँ माउंटेनियर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, और अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं कि भाई इनके लिए कुछ होना चाहिए, या फिर हम देखते हैं कि ज़्यादातर मर्द हजरात ही ये काम करते हैं, और नाम है जो सबको पता है, अली सतपारा, साजिद सतपारा, फिर और भी हैं, ख़वातीन की तादाद इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो इसमें गर्ल्स को लेके आपकी क्या राय है कि उनको इस तरफ अगर वो आना चाहती हैं तो प्रमोट करना कितना ज़रूरी है? प्रमोट देखें सैरिश, एक तो इस फील्ड में बहुत कम लोग हैं ऑलरेडी, एक तो अभी भी हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को अभी भी नो हाउ नहीं है कि what exactly mountaineering is, what exactly trekking, और दोनों का डिफरेंस भी बहुत से लोगों का भी पता नहीं। अब विद एवरी ईयर, जैसे कि हम हर साल अब इस डे को मना रहे हैं, पहले पिछले साल तक मीडिया में भी माउंटेन्स डे इतना नहीं सेलिब्रेट होता था, इस साल हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन, बिकॉज अवेयरनेस ही है जो पहला कदम है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, और ख़वातीन के लिए ऑब्वियसली इन एनी सोसाइटी, वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग दिस पेट्रियार्कल वाला इशू, जिसमें women have to work 3 to 4 times much more harder than men in order to achieve their goals, in order to achieve their dreams. तो उसमें हमें वो कहते हैं ना कि वो ख़वातीन जो थोड़ी सी ढीठ होती है मेरी तरह, जो कि कहती नहीं मैंने करके ही रहना है, मतलब मुझे जितनी भी कोई ना कर दे, जितना रिफ्यूज़ कर दे, मैं उल्टा उसको अपने ईगो का मसला बना दूँ, मैं तो अब करके रहूँगी, आई हैव टू डू इट। तो इस तरह का अगर आपके पास इस तरह की कैरेक्टर आप हैं तो डेफिनेटली यू कैन मेक इट। आपके हस्बैंड बताएंगे आप किस तरह का कैरेक्टर है, अगर तो मेरे हस्बैंड वो बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। तो ये इन चीज़ों से, इवन देखें आपके घर वालों से स्टार्ट होता है, बेसिकली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। सबसे पहले तो आपको फैमिली वाले डिग्रेड करते हैं, नहीं जाना, पहाड़ों में जाओगी कुछ, एक्चुअली वो डिग्रेड वो भी बेसिकली आपको बुरे उसमें नहीं कर रहे होते, वो आपकी सेफ्टी के लिए आपके लिए कर रहे होते हैं, बिकॉज फर्स्ट थिंग उनको पता है जाएंगे पहाड़ों में तो कुछ भी हो सकता है, इट्स लाइक ऑलवेज अनसर्टन अप देयर, तो वो मना करते हैं। उनको मनाना सबसे बड़ा स्टेप है भाई, उनको मनाते हैं आप, जब वो समझ एक दफ़ा 2 दफ़ा जब मैंने कर लिया तो नाउ देयर ओके, दे लाइक ओके नाउ ये कर सकती है, ये करके आ जाती है, इसको वाकई शौक है। तो ख़वातीन को थोड़ी सी मेहनत करनी होती है आगे जाने के लिए, और
यहाँ पे तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा। बाकी सिक्योरिटी के जहाँ तक इशूज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में मुझे कभी भी सिक्योरिटी कोई ऐसी थ्रेट फील नहीं हुई है एज वुमेन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ऊपर सिक्योरिटी चीजें बहुत अच्छी हैं वहाँ, बहुत अच्छी, वहाँ के लोग बहुत तमीज़दार हैं, शहर के लोगों से बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे। अच्छा, वैसे मुझे सना आपसे ये पूछना है कि आपको कुछ यकीन है सितारों की चाल पर, किस्मत के हाल पे जो बताते हैं उस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है वैसे। नहीं है? चले इसका जवाब फिर अजीम जाफरी साहब से लेते हैं, शायद वो आपको कन्विंस कर ले। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब। अजीम साहब से हम अपना कनेक्शन बहाल करते हैं। और वैसे तो खैर कि हर किसी का अपना अपना वो है कि कोई यकीन करता है, कोई नहीं करता, सुनते जरूर लेकिन सुनते जरूर है शौक से। ये सही पॉइंट पे हुआ है। अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अजीम साहब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आप लोग सुनाए, सब खैरियत से हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। अजीम साहब इस वक्त हमारे साथ माउंटेनियर हैं सना मौजूद हैं। वैसे तो वो सितारों का हाल बताने वालों पे यकीन नहीं करती, लेकिन उनकी बातें सुनना पसंद करती हैं। तो मैं आज चाह रही हूँ कि हम आगाज इन्हीं से करें। थोड़ी सी आवाज अगर सना को भी आए तो मुझे बताएगा इनके नाम से इनके आगे मुस्तकबिल का हाल आप बताने वाले हैं? डेट ऑफ बर्थ भी बताइए आपको। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई है, नो नॉट द ईयर। 7 जुलाई। सना जो नाम है, सना के नाम से बताएंगे। ओके, नाम से बताएंगे। सना का जो नाम का बनता है वो एक्वेरियस बनता है। एक्वेरियस ये वैसे पहाड़ों का और बुलंदी का स्टार है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अभी इस साल 2023 से लेके 2025 के मार्च तक सैटर्न अपने घर में होगा इनका। तो ये कोई ना कोई इंशाल्लाह एक काम सर अंजाम कर देंगे जिससे मुल्क में हमारी बहुत इज्जत अफजाई होगी। अच्छा। ओहो, अब उन्होंने ये बताया कि 2024 तक आपको एक ऐसा काम करेंगी जिससे कि हमारे मुल्क की इज्जत अफजाई होगी, मुल्क का नाम रोशन होगा। 2 मार्च तक। अच्छा सही। अच्छा अजीम साहब थोड़ा सा जरा और भी बताइएगा, ये डॉक्टर भी हैं ये? अच्छा माशाल्लाह, ओहो ये तो जबरदस्त काम हो गया। ये जो भी काम कर रही है ना उस फील्ड में इनको नाम होना ही होना है 2025 के मार्च तक। ये बात तय है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा पैसा भी बहुत आएगा इनके पास। ओए होए ये तो कमाल होने वाला है कि पैसा भी आ रहा है, नाम भी हो रहा है 2025। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पैसे वाली। 2024 का 8 नंबर बनता है और 8 नंबर इनके लिए बड़ा लकी साबित होगा। जबरदस्त। अच्छा मैं चाहूंगी अजीम साहब इस वक्त मुदस्सिर भी हमारे साथ है, इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही पैसे की बात सुनी है उन्होंने फौरन ऐसे किया कि मेरे पास कब आएगा। पैसा आता हुआ तो किसी को नहीं हो रहा होता बुरा, लेकिन पैसे के इंतजार में जो सैरिश रहती है ना वो बताइए क्या सिचुएशन जो है वो बन रही है। आज हम सिर्फ नाम से बात करेंगे। मुदस्सिर इनका स्टार जो बनता है ना लियो बनता है। नंबर 1 इनका इस साल लास्ट ईयर के 28 अप्रैल से उस घर में जुपिटर गया हुआ जहां इनको मकबूलियत में इजाफा होगा, फेम मिलता है इंसान को। अच्छा ठीक है, तो चलेगा अभी 2024 के अप्रैल तक। मई से फिर इनके पास फाइनेंशियली गेन्स के लिए चला जाएगा स्टार जुपिटर। अच्छा। वो इनको फिर पैसा दौलत वगैरह की तरफ लेके जाएगा। देखिए अजीम साहब ये जो फेम इनको मिला है ना, ये मेरे साथ शो में आ गए हैं, तो फेम तो वाकई नहीं मिल रहा है, अब मेरी वजह से और मिल रहा है। 3 हफ्तों से मैं इधर आया हूँ, वो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, जब से आपको फेम मिला नहीं था। और मिलेगा 22 नहीं भाई, ये 23 की बात कर रहा हूँ। सही 23 की बात कर रहे हैं, अप्रैल आप इसी शो में आए 23 अप्रैल की बात कर रहे हैं। अब तो लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ होते हैं। अच्छा? मैंने कहा मैं सुबह आता हूँ। अच्छा अजीम साहब आप और बताइए। और क्या? अच्छा सैरिश के बारे में। चले जी मेरे बारे में बता दें। अच्छा सैरिश के बारे में बताएं। अच्छा तो इसका मतलब बाकी जो अवाम है वो टीवी बंद करके सो जाए। नहीं उनके अवाम से पूछते हैं, सैरिश के बारे में बताइए कि सैरिश जो है। नहीं देखिए अजीम साहब मुझे लग रहा है आप चाह रहे कि अपॉइंटमेंट लेके सैरिश की बात होगी, ऐसा नहीं होगी। सैरिश के बारे में इसलिए नहीं बता रहे, कुछ चीजें आ नहीं रही मुझे लगता है आपकी। क्या कह रहे हैं? सैरिश के बारे में बताते हैं। ये देखें, ये जो लास्ट मंथ का नवंबर का 17 नवंबर गुजरा है ना जी, इससे पहले तो कुछ थोड़ी 1-8 महीने की टेंशन थी इनको, लाइक 17 अक्टूबर से 17 नवंबर से जो है ना चीजें ठीक होना शुरू हो गई हैं आपकी सैरिश की। सही ऐसे ही है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आज 11 दिसंबर हो गई है
15 और 16 दिसंबर से ना मजीद बेहतरी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वीजा लग गया इंशाल्लाह। और अच्छा अजीम साहब, इस वक्त ना पता है क्या, एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो कि मेरे कान में भी बोल रहे हैं कि भाई हमारी भी बात होनी चाहिए, तो जरा अजीम साहब से पूछें कि सितारों का हवाला अब बताइए। हाँ एरीज से स्टार्ट करते हैं। अगर अवाम का, जनता का अब हम देखें तो देखिए, आज और कल जो है ना, मून अच्छी पोजीशन में नहीं होता। मून इन स्कॉर्पियो हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, कुछ एक दो जगह के लिए अच्छा है, वैसे ओवरऑल अच्छा नहीं है। तो स्पेशली जो एरीज जिनका असेंडेंट या मून साइन है, या जिनका नाम ए से शुरू होता है, वो भी गाड़ी मकान वगैरह से रिलेटेड चीजों में एहतियात करें ये 2 दिन। उस 2 दिन के बाद फिर इनका जो पूरे बाकी के 5 दिन है वो बहुत अच्छे जाएंगे इंशाल्लाह। टॉरस वालों का देखा जाए तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वालदा की सेहत से रिलेटेड, ठीक है, अगर वो अपना कोई घर या मकान चेंज करना चाह रहे हैं तो वो 2 दिन ना करें, उसके बाद पूरा वीक कर लें, वो बहुत उनका है। अच्छा, जेमिनी वालों का जिनका असेंडेंट मून साइन या जिनका नाम के और क्यू से शुरू होता है, ठीक है, वो ये कर सकते हैं कि अब डोमेस्टिक ट्रैवल होते हैं लोगों के, कोई स्टेप ले रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं नए काम का, वो अवॉइड करें 2 दिन, आज और कल का खास तौर से। उसके बाद वो कर सकते हैं, पूरा वीक उनका अच्छा है। कैंसर वालों का अपना जरा दिल घबराना, लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होना, बच्चों की तरफ से कोई परेशानी की बात होना है, ये 2 दिन, उसके बाद वो भी ठीक है। लियो वालों जिनका असेंडेंट मून साइन या जिनका नाम एम से शुरू होता है, मीम से, ठीक है, वो उनको चाहिए कि अपने ड्राइव केयरफुली करें। अगर कोई खुदा ना करे कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा सामना कर रहे हैं तो ये 2 दिन अवॉइड करें। और अगर कोई इंटरनेशनल टूर वगैरह रख रहे हैं, कोई ट्रिप बाहर का ट्रैवल आ रहा है तो उसको 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें, उसके बाद करें। विर्गो वालों का है किसी दोस्त अहबाब से कोई लेन देन के मामले में बिल्कुल 2 दिन एहतियात करें। कर्ज का अगर कोई मसला है तो उसको अवॉइड करें। होता है ना, अपना कर्ज का तकाजा करते हैं, डिमांड करते हैं भाई मुझे पैसे चाहिए, तो वो 2 दिन खामोश है, उसके बाद इंशाल्लाह इनको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी उम्मीद मिल जाएगी। लिब्रा वालों का इस वक्त बेशक अच्छा चल रहा है, मगर पैसे का खर्चे को ये 2 दिन कंट्रोल करें अपने। स्कॉर्पियो वाले ठीक है, उनका अपना अच्छा चल रहा है इस वक्त माशाल्लाह, अपने घर में उनका स्टार्ट, मगर आप भी मैं कहूँगा ट्रैवल से रिलेटेड या कोई शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई डिस्टर्बेंस आई हुई है तो ये 2 दिन खामोशी से गुजार जाए, उसके बाद पूरा 5 दिन अच्छे हैं। अच्छा, सेगिटेरियस वालों का जिनका नाम एफ से शुरू होता है या मून साइन सेगिटेरियस है, उनको चाहिए अपने पैरों का ख्याल रखें, चोट लगने का ख्याल रखें। कोई ऐसी जगह अगर फिजिकली आप कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई गेम करते हैं तो बहुत केयरफुली होकर करें। कोई लेन देन अगर आप कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं 2 दिन, तो ये अवॉइड करें। अच्छा, उसके बाद कैप्रिकॉर्न का है। कैप्रिकॉर्न का ये है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे वो कोई शादी की डेट अगर रख रहे हैं या कोई ऐसा इवेंट जिसमें रिश्ता का अगर जुड़ने की बात की जाए तो वो 2 दिन अवॉइड करें। उस 2 दिन के बाद यानी कि आज और कल, उसके बाद वो ठीक है, वो कर सकते हैं। एक्यूरियस वालों को आज और 2 दिन जो है अपने बॉसेस से बड़ा मोहतात होकर चलें। कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपको कोई जॉब जाने का खतरा हो। अगर कारोबार कर रहे हैं तो इस 2 दिनों में कोई अहम डील ना करें। लास्ट में बारी है पैसेस वालों की, उनका सेहत का ख्याल, अगर कोई औलाद की तरफ से हैं, खवातीन प्रेग्नेंट हैं, उनको चाहिए 2 दिन बहुत सेहत का अपना केयर करें, उसके बाद 2 दिन वो भी अच्छे हैं। अब ये जो 2 दिन है ना, इनमें 2 दिन की रेमेडी क्या होती है? ये होती है दूध की। सही। अच्छा, अब जो दूध अफोर्ड कर सकते हैं वो 2 दिन किसी गरीब को दूध दे दें, ठीक है ना, डोनेट कर दें। अगर दूध अफोर्ड नहीं कर सकते तो पानी कर दें, ये बेस्ट रेमेडी होती है इसकी। सही हो गया, ठीक है जी। सना हमारे साथ थी। सना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे आज इस खास दिन के मौके पे बहुत सारी हमने बातें की हैं, और अभी हमें इजाज़त लेनी है मुदस्सिर। बिल्कुल, और अपना ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए हमें कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।